हाँ जी। तो ज़िंदगी का रूल ऑफ थंब, फ्री मिलेंगे, नो टेंशन, करेंगे नो ड्रामा, जस्ट से हरे कृष्णा हरे रामा। तो आज चालू करते हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज के सारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ डोमेस्टिक कंपनी एबीसी लिमिटेड फर्निचेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 एंड सीक्स योर ओपिनियन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। के नीचे बता रखा है कि भाई आपको जो है इंडियस को इग्नोर करना है एंड इग्नोर करना है। भाई कंपनी ने जो है 115 BW ले रखा है, इसको अपन इग्नोर करेंगे। टर्नओवर मुझे बता रखा है 390 करोड़ 21-22 का, इसका मतलब क्या है 25% टैक्स रेट लगेगी। प्रॉफिट दे रखा है इस पर पीएनएल अकाउंट 215 लाख, तो ये हो गया 215 लाख का प्रॉफिट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नॉर्मल प्रोविजन से इसकी इनकम निकालेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है। आपने जो है क्या कर रखा है, डिविडेंड इनकम इंक्लूड कर रखी है पीएनएल में 20 लाख की। अपन क्या करेंगे 20 लाख पीजीपी से हटा के आईएफओएस में टैक्सेबल करेंगे। तो 20 लाख मैंने इधर से हटाया, 20 लाख इधर से हट के 20 लाख जो है आईएफओएस में टैक्सेबल हो गया। देखो ये रहा, आईएफओएस की इनकम 20 लाख हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, एक्सेस रियलाइज्ड ऑन द सेल ऑफ लैंड। तो बेसिकली 30 लाख का जो प्रॉफिट है इसको मैं हटा दूंगा अपने पीएनएल से, और कैबियंस की इनकम दिखाऊंगा। मुझे नीचे बता रखा है कि जो मैंने लैंड बेचा है उस पर कैबियंस हुए हैं कितने के, 40 लाख के। कैबियंस की क्या हो जाएगी, कैबियंस अपनी इनकम आ जाएगी 40 लाख की कैबियंस की इनकम। नेक्स्ट पॉइंट रखा है कि भाई मैंने डेबिट कर रखा है डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस एंड प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, दोनों मुझे क्या करना पड़ेगा, एडबैक करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा 100 लाख और 60 लाख को एडबैक कर दूंगा अपने नॉर्मल प्रोविजंस में। तो 100 लाख एंड 60 लाख मैंने एडबैक कर दिया, क्योंकि ना तो मेरा जो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट वाला होता है और ना ही किसी तरह का अनयूजुअल प्रोविजन अलाउ होता है। फिर डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स कितना है, 150 लाख है, तो मैं इसका जो है डिडक्शन ले लूँगा। 150 लाख का मुझे डिडक्शन मिल गया लेस आइटम में। देन इट सेट कि भाई आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो कितने हैं, 50 लाख हैं, और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन कितना है, 60 लाख का है। पीजीपी की इनकम निकल के आ जाएगी। 215 मेरा क्या था, पीएनएल था, 215 मेरा नेट प्रॉफिट था, उसमें मैंने क्या करा, ये दो आइटम को ऐड करा। फिर टोटल करा तो कितना गया 375। मैंने लेस आइटम्स करे, 200 लेस करा तो कितना निकल के आ गया, ये आ गया आपका 175। इसमें से मैंने जो है बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करा, पीजीपी इनकम निकल के आ गई 125। और उसमें मैंने क्या करा, पीजीपी में कैप गेन्स की इनकम और आईएफओएस की इनकम ऐड करी, तो मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई 185। इसमें से मैंने जो है अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन क्या कर लिया, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर लिया। तो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन जैसे ही सेट ऑफ करा तो मेरी जो है टोटल इनकम निकल के आ गई 125 लाख की। तो आपने पढ़ रखा है कि भी सबसे पहले अपन क्या करते हैं, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और फिर लास्ट में क्या करते हैं अपन, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करते हैं। आपकी टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजंस निकल के आ गई 125 लाख की। अच्छा, इस 125 लाख पे मैं टैक्स निकालूंगा, 25% मैंने टैक्स लगाया, 7% सरचार्ज लगाया क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 4% मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरी जो है टोटल टैक्स पेबल निकल के आ गया 3477,500। इसी है। अब मैं क्या करूँगा, मैट की कैलकुलेशन करूँगा। मैट की कैलकुलेशन के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले पीएन अकाउंट को पकड़ना पड़ेगा। तो मेरा पीएन अकाउंट से प्रॉफिट कितना आ रहा है, 215 लाख आ रहा है। 215 लाख जो है मैंने उठा दिया नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट मुझे बता रखा है कि भाई ये जो आपका डिविडेंड है, आपने डिविडेंड क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है पीएनएल में, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहा है, एक्सेस रियलाइज ऑन द सेल ऑफ लैंड, कोई भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस कितना है, 100 लाख है, तो मैं क्या करूंगा 100 लाख को एड बैक करूंगा, और फिर वापस क्या करूंगा 100 लाख को लेस बैक कर दूंगा। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे जो है रिवैल्यूएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, और मैट का प्रोविजन मुझे ये बताता है कि भाई जो कंपनीज एक्ट में आपने डेप्रिसिएशन डेबिट कर रखा है पीएनएल में उसको एड बैक कर दो, और फिर डेप्रिसिएशन लेस होगा एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट्स। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बता नहीं रखी है रिवैल्यूएशन के बारे में, तो मैं क्या करूंगा 100 लाख को ही एड बैक करूंगा और 100 लाख को क्या करूंगा लेस कर दूंगा। तो मैंने क्या करा 100 लाख को ऐड करा, 100 लाख को मैंने ऐड करा और 100 लाख को लेस कर दिया, इजी। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी कितना है, 60 लाख है, तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी अलाउड नहीं होता, अपन क्या करेंगे इसको एड बैक करेंगे। 60 लाख ये हो गया एड बैक। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट मुझे बता रखा है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कोई काम का नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कोई काम का नहीं है। तो मुझे बता रखा है कि लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एज पर इनकम टैक्स कितना है, 50 लाख और 60 लाख, तो विच एवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा, तो 50 लाख आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। तो देखो मैंने क्या करा 50 लाख को लेस कर दिया। मेरा बुक प्रॉफिट कितना निकल के आया, बुक प्रॉफिट निकल के आया 225 लाख का। तो बुक प्रॉफिट निकल के आया मेरा 225 लाख का, इसमें मैं क्या करूँगा 15% की रेट लगाऊंगा, 15% की रेट लगाऊंगा, सरचार्ज लगाऊंगा 7%, क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 10 करोड़। 7% सरचार्ज लगाया, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरा जो है मैट निकल के आया कितना, 3755,700। तो मैट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स निकल के आ रहा है 37 लाख समथिंग का, और नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपका टैक्स निकल के आ रहा है 34 लाख समथिंग का। तो अपन क्या करेंगे, विच इज हायर पे करेंगे। तो देखो क्या बता रखा है, क्योंकि 15% ऑफ बुक प्रॉफिट एक्सीड्स द टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजंस, बुक प्रॉफिट ऑफ 225 लाख वुड बी डीम टू बी द टोटल इनकम। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली जो है 37,55,700 पे करना पड़ेगा। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो क्या मान लिया जाएगा, आपका मैट क्रेडिट मान लिया जाएगा, जिसको आप अगले 5-15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑल राइट। अब देखो क्या दे रखा है। तो बुक प्रॉफिट क्या मान लिया जाएगा, 225 लाख मान लिया जाएगा। टैक्स पेबल कितना आ रहा है, 33,75,000 प्लस सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 37,55,700। ऑल राइट।
दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था कि भाई आप क्या करो, इसकी जो है टोटल इनकम निकालो। फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। तो टोटल इनकम निकाली मैंने और टैक्स पेबल निकाल दिया। 115 BAA नहीं ले रखा था, 115 BAA नहीं ले रखा था। अगर 115 BAA लेता तो मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, मैत्री जीन्स प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जीन्स फॉर द प्रीवियस ईयर। फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इट पेड टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन इट्स बुक प्रॉफिट कंप्यूटेड अंडर मैट। एओ तो satisfy that it is liable to pay book profit under MAT, wants to charge interest under 234 B and C as no advance tax was paid during the year. The company seeks your opinion on the proposed levy of interest. तो आपने मैट के प्रोविजंस पढ़ रखे हैं। मैट के प्रोविजंस अपने को ये कहते हैं कि ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल अप्लाई। तो ये रहा मैट का प्रोविजंस। मैट के प्रोविजंस क्या बताते हैं कि ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शेल अप्लाई टू द एवरी एसएससी जो क्या कर रही है, जो भले ही बेसिकली मैट के अंदर क्या कर रही है, टैक्स पे कर रही है। तो एओ का एक्शन एकदम परफेक्ट है, एओ का एक्शन एकदम जस्टिफाइड है। मैट के अकॉर्डिंग हमने आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली है, आपको एडवांस टैक्स पे करना था, आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करा। देयरफॉर 234 बीएनसी में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये केस स्टडी उसी के बारे में दे रखी है, थियरी क्वेश्चन है, काम का नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अपना प्रोविजन बेसिक क्या कहता है कि ऑल अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट शैल अप्लाई टू एवरी एसएससी बीइंग अ कंपनी जो क्या कर रही है, मैट में टैक्स पे कर रही है। देयरफॉर अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कंपनी को जो है 234 बीएनसी में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। देयरफॉर हमने डिसीजन दे दिया कि भाई लेवाई ऑफ 234 बीएनसी क्या है, एकदम वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, Sona Limited, a restaurant company, earns a profit of 15 lakh after the debit and credit of the following items. तो 15 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो ये 15 लाख का प्रॉफिट निकाल दिया अपने क्वेश्चन आंसर में। तो पूछ क्या रहा है, कंप्यूट द मैट अंडर 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इग्नोरिंग इंड एस एंड इग्नोरिंग 115 BAA। तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी 70 लाख क्या होगा, ऐड होगा। तो प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी 70 लाख ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली मेरा ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स प्रॉफिट निकालते समय ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, असर्टेन लायबिलिटी है। डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, आपको एड बैक करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन अपन एड बैक कर देंगे। फिर इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपने जो है इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपने इंटरेस्ट आरओई की ड्यू डेट तक पे नहीं करा है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रोविजंस में ऐड होता है 43B के बेसिस पे। बुक प्रॉफिट निकालते समय इसको ऐड करने की अपने को जरूरत नहीं है। देन पेनल्टी फॉर इन्फेक्शन ऑफ लॉ आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ऐड क्या क्या होगा, 70, 75, 105 एंड 3,60,000। देखो ये रहा 70, 75, 105 एंड 3,60,000, टोटल आपका 6,10,000 का ऐड वाले एडजस्टमेंट्स हो गए। अब आइटम जो आपने क्या कर रखे हैं, पीएनएल में ऑलरेडी क्रेडिट कर रखे हैं। प्रॉफिट फ्रॉम द यूनिट लोकेटेड इन सेज, मतलब 10AA का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक प्रॉफिट निकलेगा इस पे, इसको लेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, शेयर इन द इनकम ऑफ एओपी एज अ मेंबर, शेयर इन द इनकम ऑफ एओपी एज अ मेंबर कितना है, 1 लाख है। ये बता रखा है कि भाई एओपी ने जो है एमएमआर पे टैक्स पे करा है। इसका मतलब ये है कि ये इनकम जो है, ये जो शेयर इनकम है एओपी में, ये क्या होगी, मेंबर की हैत में एग्जेम्प्ट होगी। तो ये एग्जेम्प्ट तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा बुक प्रॉफिट से। देन इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा मैट में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी क्या होगा, इस पर भी बेसिकली मैट पे होगा। गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग का कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस पर मैट लगेगा, लेस करने की जरूरत नहीं है। तो लेस क्या हो रहा है इधर, 1 लाख लेस होगा। मैंने क्या करा, 1 लाख जो है लेस करके दिखा दिया। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई 1 लाख मैंने लेस कर दिया। नेक्स्ट वी हैव, ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है उसके अंदर 1.5 लाख का क्या था, रिवोल्यूशन ऑफ फिक्स एसेट का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड था। मैंने ऊपर डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा ऐड कर दिया, 3,60,000। नीचे क्या करूंगा, 3,60,000 माइनस 1.5 लाख लेस कर दूंगा। 3,60,000 माइनस 3,60,000 माइनस 1,50,000 मैंने क्या करा, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड एसेट्स अलाउ नहीं होता। देन इट सेड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स अपने काम का नहीं है। देन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट इज 10 लाख विच इंक्लूड्स अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन ऑफ 4 लाख। therefore ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है 6 लाख के और अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 4 लाख के, तो विच एवर इज लोअर आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो 4 लाख का आपको जो है डिडक्शन मिल जाएगा अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का, विच एवर इज लोअर का। Then आगे क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूड्स 45,000 इंटरेस्ट पेबल ऑन इनकम टैक्स। तो अपन ने जो प्रोविजन ऊपर ऐड करा था ये रहा 1,05,000 में, उसमें 45,000 का क्या था, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स था। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी ऐड होना होता है, मैंने पूरा का पूरा ऐड कर रखा है, कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है।
सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, आपकी जो है बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना, बुक प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 14 लाख। इसमें आप 15% क्या लगाओगे, 15% जो है टैक्स लगाओगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका जो है मेट लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा कितना, 2,18,000, 2,18,400, 2,18,400। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि भाई XYZ लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, परचेजेस इट्स ओन लिस्टेड शेयर्स ऑन 4 जुलाई 2023, मतलब बेसिकली इस कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक करे हैं। कितने रुपए पे बायबैक करे हैं, 21 लाख पे बायबैक करे हैं, विच वॉज पेड ऑन द सेम डे। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी 2 years बैक फॉर द इशू ऑफ शेयर्स वॉज 13 लाख। जब शेयर्स इशू करे गए थे तो 13 लाख कंपनी ने रिसीव करे थे, और कंपनी ने पेमेंट कितना करा, 21 लाख का पेमेंट करा। तो बायबैक में आपका कैप गेंस कितना निकला, 21 माइनस 13, 8 लाख का जो है आपका कैप गेंस निकला। अब ये बोला है कि भाई कंप्यूट द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल बाय कंपनी एंड कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी, कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपने जो बायबैक पे टैक्स है वो कब पे करा है, 29 सितंबर को पे करा है। तो आपको एक चीज़ पता होती है कि भाई बायबैक के केस में, बायबैक के टाइम पे क्या होता है, बायबैक के टाइम पे आपको जो टैक्स है वो विदिन 14 डेज पे करना पड़ता है। अपने बायबैक कब करा है, आपने बायबैक करा है 4 जुलाई 2023 को। तो मतलब ये है कि 4 जुलाई 2023 से 14 डेज, मतलब आपको 18 जुलाई तक आपको क्या करना था, बेसिकली 18 जुलाई तक जो है टैक्स वैक्स पे करना था। लेकिन आपने टैक्स कब पे करा है, आपने टैक्स पे करा है 29 सितंबर को। तो आपका टैक्स कितना निकल के आया, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई आपकी इनकम हुई 8 लाख की, 8 लाख पे आपको 23.296% टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे, 20% टैक्स, 12% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आपका जो है टैक्स लाइबिलिटी निकल के आया कितने का, 1,86,368, 1,86,368। ये जो है आपको बेसिकली 4 जुलाई से 4 जुलाई से विदिन 14 डेज पे करना था 18 जुलाई तक, लेकिन आपने पे नहीं करा। पे कब करा है, 29 सितंबर को पे करा है। तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। तो 18 जुलाई से लेके 29 सितंबर तक, 18 जुलाई से लेके 29 सितंबर तक 3 महीने होंगे। कैसे, 19 जुलाई से लेके 18 अगस्त, फिर 19 अगस्त से लेके 18 सितंबर, और 19 सितंबर से लेके 29 सितंबर। तो पार्ट ऑफ मंथ को भी जो है अपन क्या मानते हैं, 1 मंथ ही मानते हैं। तो 1, 2 एंड 3 कितना हो गया, 3 मंथ्स हो गए। तो बेसिकली अपना जो टैक्स है कितना है, 186,368 का 1% करूंगा इंटू 3 मंथ्स। तो 1,86,368 इंटू 1% इंटू 3 मंथ्स करोगे तो आपका जो है कितना निकल के आएगा, आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो है 5589। ईजी है। तो जो भी आपका टैक्स है आपको विदिन 14 डेज पे करना होता है। आपने विदिन 14 डेज पे नहीं करा तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ का। और आपने एक चीज़ पर रखिए, जब 234 ABC का इंटरेस्ट निकालते हो तो जो भी आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हो, टैक्स अमाउंट को उठाते हो, वो राउंड ऑफ कर देते हो। इस केस में भी क्या हुआ है कि 186,368 का अपना क्या है टैक्स है, तो इसको भी इन लोगों ने क्या करा है, इसको भी इन लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया, तो 186,300 कर दिया। तो आपको पता होगा कि जब 234 ABC का इंटरेस्ट निकालते हैं तो लास्ट 2 डिजिट को अपन क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट को इग्नोर करके उस पर क्या लगा देते हैं, 0 0। तो अगेन की कैलकुलेशन करते समय भी अपन को वही चीज़ करनी है। तो 186,300 का 1% इंटू 3 मंथ्स करा मैंने, तो कितना आ गया, 5589। चेक कर लेते हैं, 186 इट्स 5589। ईजी। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार होल्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक बार होल्ड करके क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मिस्टर राजेश हैज़ इनकम ऑफ 45 लाख अंडर दैट PGEP। 45 लाख की PGEP की इनकम है। अच्छा, इसका एक जो बिजनेस है, वन ऑफ इट्स बिजनेस इज एलिजिबल फॉर 100% रिडक्शन अंडर 80 IB। तो 80 IB में एक बिजनेस है इसका जिसपे इसको 100% रिडक्शन मिलेगा, और उस बिजनेस से इसका प्रॉफिट हो रहा है 20 लाख का। अब ये बोला है कि कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर राजेश अज्यूमिंग दैट ही हैज नो अदर इनकम एंड ही हैज एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, मतलब 115 BAC से बाहर आ गया है। तो आपको बताया कि जहाँ पर भी ये चैप्टर 6 के डिडक्शंस आ जाते हैं, चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी हेडिंग के डिडक्शंस आ जाते हैं, इनकम बेस्ड डिडक्शंस, वहाँ पर आपको जो है AMT चेक करना पड़ता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कैसे निकालते हो आप, जो भी आपकी टोटल इनकम निकल के आती है उसमें 10AA के सारे जो इनकम है वो ऐड कर देते हैं अपन। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, 35 AD ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर 6 है उसके सी हेडिंग्स वाली जो अपन ने एग्जामेशन ले रखी है, वो अपन क्या करते हैं बेसिकली ऐड करके जो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स निकालते हैं आपका। तो करंट केस में आपकी इनकम है 45 लाख। सबसे पहले अपन नॉर्मल प्रोविजन से इनकम निकालेंगे। तो 45 लाख की आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है। इसमें से आपको जो है चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस में 20 लाख का 100% जो प्रॉफिट है आपका उसका डिडक्शन दे दिया जाएगा। आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी 25 लाख। इस 25 लाख पे आप स्लैब रेट्स लगाओगे अप टू 2.5 लाख, फिर 5% और नेक्स्ट 2.5 लाख, 20% एंड 30%, तो आपका टैक्स निकल के आएगा 560 to 500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करूंगा तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी 5,85,000 की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, AMT चेक करना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो है क्या कर रखा है, इनकम बेस्ड डिडक्शंस ले रखे हैं अंडर द हेडिंग सी हेडिंग्स अंडर चैप्टर 6 से। तो AMT कैसे निकलता है, AMT निकलता है कि भाई आपकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है 25 लाख, तो टोटल इनकम ले लिया मैंने 25 लाख, उसमें मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने इनकम बेस्ड डिडक्शंस ले रखे हैं उसको ऐड कर दूंगा, तो मेरी जो है कितनी हो गई 20 लाख मैंने ऐड कर दिया। एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आई 45 लाख।
एडजस्टेड टोटल इनकम निकल गई 45 है कि एडजस्टेड टोटल इनकम पे मैं क्या करूंगा 18.5% लगाऊंगा, तो मेरा जो है एएमटी निकल जाएगा 8,32,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपकी जो है एएमटी कितना निकल के आ जाएगा 8,65,800। तो आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा था 5,85,000, एएमटी से टैक्स आ रहा है 8,65,800। तो बेसिकली क्या माना जाएगा, बेसिकली आपको जो है एएमटी पे करना पड़ेगा, और जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपका एएमटी क्रेडिट हो जाएगा, अगले 15 साल के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसने बताया कि भाई आपको जो टैक्स पे करना है वो कौन सा पे करोगे, एएमटी वाला पे करोगे, एंड आप क्या कर सकते हो, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपका एएमटी क्रेडिट हो जाएगा, उसको जो है अगले 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि भाई ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को इन लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर करा, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ईच ऑफ देम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट के अलावा इन दोनों पार्टनर्स को सैलरी भी मिलेगी 2000 पर मंथ की। अब 1 अगस्त 2023 को क्या करते हैं ये लोग, 1 अगस्त 2023 को उन लोगों ने क्या करा, सप्लीमेंट्री डीड एग्जीक्यूट करी। सप्लीमेंट्री का मतलब एक अलग से डीड एग्जीक्यूट करी, पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट करा, जिसमें इन लोगों ने अपनी जो रेमुनेशन है वो 2000 से कितनी कर दी, जो 2000 से 3000 कर दी, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली कर दी। तो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो हमने अमेंडमेंट कब करा है, हमने अमेंडमेंट करा है 1 अगस्त 2023 में। 1 अगस्त 2023 में ये लोग बोलते हैं कि भाई जो पार्टनर की सैलरी है वो रेट्रोस्पेक्टिवली हम जो है 2000 से 3000 कर देते हैं। अभी बोला कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सप्लीमेंट्री डीड। तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड के जो प्रोविजन है वो इफेक्टिव रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज मेड। आप जो है रेट्रोस्पेक्टिवली जो है सैलरी को अमेंड नहीं कर सकते। देयरफॉर अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 4 महीने, अप्रैल से लेके जुलाई तक आपको जो है 2000 की सैलरी अलाउ करी जाएगी। एंड जुलाई के बाद क्योंकि आपने जो है नई सप्लीमेंट्री डीड एंटर कर दी है, तो जुलाई के बाद जो है क्या होगा, 3000 पर मंथ की सैलरी अलाउ कर देंगे। देयरफॉर ये जो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ था पार्टनरशिप डीड में वो वैलिड नहीं है। सो डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ सप्लीमेंट्री डीड। तो हम ये कहेंगे कि जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करा है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, वैलिड नहीं माना जाएगा। अगस्त से लेके आप जो है क्या कर सकते हो, सारे पार्टनर्स को 3000 पर मंथ की इनकी सैलरी पे कर सकते हो। तो उन लोगों ने वही कह रहा है कि रेमनेशन विल बी पेबल इफेक्टिव फ्रॉम remuneration will be payable effective from the date on which the deed provides for the payment of such remuneration. In the given case, the original deed provides for a remuneration of 2000 per month for each partner from 1st April 2023 onwards. सप्लीमेंट्री डीड हमने कब एग्जीक्यूट करी है, 1 अगस्त को एग्जीक्यूट करी है, इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ रेमुनेशन। सच इंक्रीज इन लिमिट ऑफ रेमुनेशन विल बी अवेलेबल या फिर अलाउेबल फ्रॉम 1 अगस्त ओनली। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको जो 2000 पर मंथ की क्या करनी पड़ेगी, सैलरी पे करनी पड़ेगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Messrs. HIG, a firm consisting of three partners, HIG carried on the business of purchase and sale of television sets in the wholesale and manufacture and sale of pens under the partnership deed executed on 1/4/2013। तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर्स हैं। तो एक फर्म है वो क्या कर रही है, बेसिकली परचेज एंड सेल ऑफ टेलीविजन सेट कर रही है इन होलसेल, और मैन्युफैक्चर कर रही है सेल कर रही है पेन्स को। आगे मुझे क्या बोल रहा है नीचे, ये यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। अच्छा, सबसे सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या बोलती है, द डीड ऑफ पार्टनरशिप प्रोवाइड्स फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी अमाउंटिंग टू 1,25,000 ईच टू HNG। तो दो पार्टनर है HNG, उनको तो हम क्या करेंगे 1,25,000 रुपये की क्या करेंगे, सैलरी पे करेंगे। और तीसरा पार्टनर कौन है, आई। तो HNG तो क्या है, मेरे वर्किंग पार्टनर्स है, HNG तो मेरे क्या है, वर्किंग पार्टनर्स है, और ये बोल रहा है कि भाई अपन उसको जो है 1,25,000 ईच की सैलरी पे करेंगे। अब इन लोगों ने क्या करा, एक नई पार्टनरशिप डीड एंटर करी। कब एंटर करी, 1/10/2023 को, विच अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द टू वर्किंग पार्टनर्स एज मेंशन इन द डीड ऑफ पार्टनरशिप डीड, for the first time provided the payment of simple interest at the rate of 12% per annum on the balances to the credit of the capital accounts of the partners from 1 अप्रैल 2023। अब वही चीज़ देखो, 1 अक्टूबर को ये लोग कह रहे हैं कि भाई पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, और इन लोगों ने क्या बोला कि रेट्रोस्पेक्टिवली मिलेगा 1/4/2023 से। तो हम क्या बताएंगे कि भाई देखो रेट्रोस्पेक्टिवली आप चेंज नहीं कर सकते चीज़ों को। अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो कब से पे करोगे, इंटरेस्ट अगर आपको पे करना है तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 1/10/2023 से ही पे करना पड़ेगा। आगे देखो क्या दे रखा है कि फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31/3/2024 एंड द कैपिटल एसेट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑन 20/4/2024। तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि रिजोल्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन के टाइम पे सेक्शन 9 भी लगता है, और सेक्शन 9 भी के अकॉर्डिंग फर्म को जो है क्या करना पड़ता है, जो भी उसने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे हैं उस पर कैपिटल देना पड़ता है। लेकिन कौन से साल में कैपिटल देना पड़ता है, जिस साल में पार्टनर ने उसको रिसीव करा है। अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है, बेसिकली 23-24। क्वेश्चन मुझे क्या बता रखा है, क्वेश्चन मुझे ये बता रखा है कि पार्टनर ने उसको रिसीव करा है 20/4/2024 को, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया 24-25, मतलब करंट ईयर में फर्म को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे बता रखा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज 1.5 लाख। देखो मैंने 1.5 लाख का तो प्रॉफिट उठा लिया, ये रहा मेरा प्रॉफिट 1.5 लाख का। आगे बढ़ते हैं, देखो मुझे बता रखा है कि भाई इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1 लाख पेड टू द पार्टनर्स ऑन द बैलेंसेस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑन 1/4/2023 से लेके 31/3/2024।
तो अपन ने ऊपर एक चीज पढ़ी थी कि भाई इंटरेस्ट कब से अलाउ होगा, इंटरेस्ट जो है बेसिकली अक्टूबर से अलाउ होगा, तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने होते हैं। आपने जो है पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, आधे साल का इंटरेस्ट एड बैक कर देंगे। तो आपने इंटरेस्ट डेबिट कर रखा है तो 50,000 का इंटरेस्ट में क्या करूंगा, 50,000 का इंटरेस्ट अपन जो है एड बैक कर देंगे। डन, ये 50,000 का अपन इंटरेस्ट एड बैक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 50,000 पेड टू द पार्टनर्स ऑन बैलेंसेस स्टैंडिंग टू देयर क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट फ्रॉम 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024। तो मुझे नीचे ये बता रखा है कि अपन ने जो है इंटरेस्ट पे करा है 50,000 का टू द पार्टनर्स ऑन द बैलेंसेस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द करंट अकाउंट। अगर ऊपर आप देखोगे तो पार्टनरशिप डीड में अपन ने सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स की बात करी थी, करंट अकाउंट की बात नहीं करी थी। तो ये जो अपन ने इंटरेस्ट पे करा है, ये एज पर डीड पे नहीं करा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस इंटरेस्ट को भी मुझे जो है एड बैक करना पड़ेगा। देखो अपन क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को भी एड बैक करेंगे। ये रहा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स ऑन करंट अकाउंट, हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, डिसअलाउ है, क्योंकि नोट नंबर 2 में देखोगे तो इन लोगों ने वही चीज कह रखी है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। देखो ये रहा पार्टनरशिप डीड जो अपन ने 1/10/2023 को लिखी थी, उसके अंदर क्या दे रखा था, पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस इन कैपिटल अकाउंट्स, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स की बात करी थी। एज सच द इंटरेस्ट पे टू द पार्टनर्स ऑन बैलेंसेस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ करंट अकाउंट्स इज नॉट अलाउेबल। ठीक है, तो अपन देखेंगे पार्टनरशिप डीड में अपन ने जो है कैपिटल अकाउंट की बात करी थी, करंट अकाउंट की बात नहीं करी थी, देयरफॉर ये जो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट है ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। डन। आगे देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 20,000 पे टू एचयूएफ ऑफ पार्टनर एच। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने पार्टनर को इंटरेस्ट थोड़ी पे करा है, अपन ने तो जो बेसिकली पार्टनर की एचयूएफ को इंटरेस्ट पे करा है, एचयूएफ से मैंने कोई लोन उठा रखा होगा, मैंने उसको इंटरेस्ट पे करा है, ये तो अलाउड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर देखो क्या दे रखा है, पेमेंट ऑफ 25,000 टुवर्ड्स द परचेज ऑफ टेलीविजन सेट मेड बाय क्रॉस चेक। तो आपने 40A3 का वॉल्यूशन कर दिया, 10,000 से ज़्यादा पेमेंट आपने जो है कैश में कर दिया, क्रॉस चेक जो है इज इक्विवेलेंट टू कैश। तो अपन क्या करेंगे, 25,000 को एड बैक कर देंगे। देखो ये रहा 25,000 अपन ने एड बैक कर दिया। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, 30,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड ज्वेलरी रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट। तो 30,000 की जो है मैंने क्या करी थी, गोल्ड ज्वेलरी रिसीव करी थी एज अ गिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर अचीविंग सेल्स टारगेट। तो बेसिकली सीधी सी बात है, ये मैंने पीएनएल में क्रेडिट कर रखी है, पीएनएल में ही क्रेडिट होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो क्या दे रखा है कि डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 15,000 ऑन द मोटर कार बॉट एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस पर्पस बस रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने मोटर कार खरीदी वो मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, भले ही मेरे पार्टनर के नाम पर रजिस्टर, लेकिन मुझे डेप्रिसिएशन इसमें मिलेगा ही। आगे मुझे बता रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन अंडर 32(1)(2) अमाउंटिंग टू 37,500 फॉर द न्यू मशीनरी बॉट एंड इंस्टॉल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेन्स ऑन 1/11/2023 फॉर 5 लाख। तो आपने 5 लाख की मशीनरी 1 नवंबर को खरीदी है। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 7.5% मिलेगा, क्योंकि 180 दिन से कम यूज हुई है, तो 7.5% डेप्रिसिएशन तो आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। अच्छा, इस पर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है मुझे 20% का, लेकिन करंट ईयर में मैंने क्योंकि 180 दिन से कम यूज करी, तो मुझे जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% मिलेगा। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 हो गया। देखो ये रहा 5 लाख का 10%, 50,000 का मुझे जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया। 50,000 मैंने क्या करा, लेस करा, ईजी है। आगे देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 25,000 रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन एफडी मेड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स। तो ये मेरा क्या है, आईएफओएस की इनकम है, अमाउंटिंग टू 25,000 रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन एफडी मेड। तो क्या हुआ, 25,000 मुझे इधर से मैंने लेस करा, 25,000 मैंने जो है इधर से लेस करा और आईएफओएस की इनकम दिखा दी, मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो है मेरी इनकम आ गई, इजी। आगे देखो क्या बोल रहा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड हमने जो है 60,000 पे वैल्यू कर रखी है एज पर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लेकिन क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि भाई फर्म क्या हो चुकी है, फर्म तो डिसॉल्व हो चुकी है करंट ईयर में। तो जब अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को आप एनआरवी पे वैल्यू करते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने दिखा रखी है 60,000 की, जबकि उसकी एनआरवी कितनी है, 65,000 की। तो क्लोजिंग स्टॉक जब बढ़ता है, पीएन का क्रेडिट साइड जब बढ़ता है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो 5,000 से अपन क्या करेंगे, 5,000 से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। देखो मैंने क्या करा, ऐड कर दिया 5,000 क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस। आगे देखो क्या बता रहा है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस मुझे बता रखे हैं 50,000 के हैं, 50,000 के जो है मेरे क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। लेकिन बुक प्रॉफिट को निकालते समय अपन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को नहीं लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को अभी एक बार को होल्ड करेंगे, जब तक कि अपन बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं कर लेते, ठीक है ना। अच्छा, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। देखो आखिरी मुझे क्या बता रखा है कि भाई जो मैंने कैपिटल एसेट डिसोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करे उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 20 लाख है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये टैक्सेबल कब होगा, अगले साल होगा, क्योंकि पार्टनर ने रिसीव करा है अगले साल में, करंट ईयर में रिसीव नहीं करा है। तो देखो ये मैंने 1,50,000 ले लिए, सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझना, सैलरी पे टू द वर्किंग पार्टनर्स, सैलरी पे टू द वर्किंग पार्टनर्स 2.5 लाख की अपन को क्या करनी पड़ेगी, एड बैक करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अपन ने जो है दो पार्टनर को 1,25,000 की सैलरी पे कर रखी है, और मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना, क्या बता रखी थी, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट था 1,50,000 का, इसमें मैंने सैलरी पे करेगी, तो मैं क्या करूँगा, सैलरी को भी ऐड कर दूंगा। सैलरी अपन ने ऐड कर दी 2.5 लाख की, मैंने 1.5 लाख का प्रॉफिट उठाया, सारे एडजस्टमेंट्स करे, देखो सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, तो मेरा जो है बुक प्रॉफिट कितना निकल के आया, बुक प्रॉफिट निकल के आया 4,55,000 का।
तीन लाख का 90% कितना हो गया, 2,70,000। बाकी बैलेंस पे जो है 60% हो जाएगा, तो आपका बुक प्रॉफिट था 4,55,000। और आपकी जो है 40 बी के अकॉर्डिंग अलाउेबल सैलरी कितनी निकल के आई, 40 बी के अकॉर्डिंग आपकी अलाउेबल सैलरी निकल के आई 3,63,000 की, 3,63,000 की आपकी अलाउेबल सैलरी निकल के आई। लेकिन करंट में आप पे कितना कर रहे हो, 2.5 लाख पे कर रहे हो, 2.5 लाख आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो 4,55,000 में से मैंने 2.5 लाख लेस करा तो मेरा कितना बचा, 2,05,000 बचा। फिर मैं क्या करूंगा, ब्रॉड फॉर लॉस को अब सेट ऑफ कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था बुक प्रॉफिट निकालते समय अपन ब्रॉड फॉर लॉसेस को सेट ऑफ नहीं करते, क्योंकि ब्रॉड फॉर लॉसेस अलग चैप्टर से गवर्न होता है, पीजीपी चैप्टर से गवर्न नहीं होता। तो 2,05,000 मेरा क्या निकल के आया, 2,05,000 अगर आप देखोगे मेरी जो है पीजीपी की इनकम निकल के आई। इसमें से मैंने बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करा तो मेरी जो है नेट पीजीपी की इनकम निकल के आ गई 1,55,000। इसमें मैंने आईएफओएस की इनकम ऐड करी तो मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई 1,80,000 की। इजी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपन ने कर लिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। एक पार्टनरशिप हम थी विजय एजेंसीज, एक पार्टनरशिप हमें विजय एजेंसीज कंस्टिट्यूटेड बाय 3 पार्टनर्स विद इक्वल शेयर्स कब डिसॉल्व हो गई, 1/3/2023 को, मतलब करंट ईयर में डिसॉल्व हो गई, 1 मार्च 2023 में आफ्टर रिसर्च डिसॉल्व हो गई। टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म की टैक्स लायबिलिटी कितनी आई, टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म आउटस्टैंडिंग टू बी पेड वाज डिटरमाइंड एट 15 लाख। फर्म की टैक्स लायबिलिटी 15 लाख आई। आउट ऑफ द 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर क्या हो गया, 18/3/2024 को क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा, एओ क्या करता है, एओ फॉर रिकवरिंग द डिमांड अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ अदर 2 पार्टनर्स एंड कुड रिकवर एन अमाउंट ऑफ 6 लाख फ्रॉम द अकाउंट ऑफ 1 पार्टनर। अच्छा, एक पार्टनर तो डिसॉल्व हो गया, बाकी दो पार्टनर का जो एओ ने क्या करा, बैंक अकाउंट अटैच कर लिया और 6 लाख रिकवर करे एक के अकाउंट से। यू आर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन, अपन से पूछ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम टू पे आउटस्टैंडिंग डिमांड। तो आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है तो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी पार्टनर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो लाइबल होंगे टू द पेमेंट ऑफ, फॉर द पेमेंट ऑफ जो भी डिमांड फर्म को पे करने की है। तो देखो वही बता रहा है कि एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ पार्टनर ऑफ द फर्म शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म। जो भी पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर थे उनको क्या करना पड़ेगा, वो बेसिकली लायबल होंगे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने के लिए जो फर्म को पे करनी है। अब इसमें देखो क्या बता रखा है कि भाई क्या एक्शन ऑफ एओ टू अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू रिकवर द टैक्स डिमांड जस्टिफाइड है, तो हम कहेंगे बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक पार्टनर तो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाकी बचे 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर का अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट अटैच कर लेंगे। अब देखो क्या बता रखा है कि द 3 पार्टनर्स टिल द वन वाज डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ 15 लाख। मतलब जब तक पार्टनर क्या हुआ था, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ था, तीनों के तीनों पार्टनर लायबल होंगे। लेकिन जैसे वो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, बाकी 2 क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली द एक्शन ऑफ यू टू अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ पार्टनर्स फॉर रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग ड्यू करेक्ट है, एन अमाउंट ऑफ 6 लाख रिकवर्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट जो है फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर इज ऑल्सो इन ऑर्डर। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ट्रांसफर फी आर रिसीव्ड बाय द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम इट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेंबर्स, आज सच ट्रांसफर बी लायबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने म्यूचुअलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कोई क्लब होता है, ठीक है, तो क्लब कोई अगर इनकम कमाती है अपनी सर्विसेज मेंबर को देके, तो बेसिकली क्या माना जाता है कि भाई हमने अपने आप को ही सर्विसेज दी है। तो म्यूचुअलिटी का कंसेप्ट मुझे ये कहता है कि भाई आप खुद से इनकम नहीं कमा सकते। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसने अपने मेंबर से, इसने अपने इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेंबर्स से क्या लिए, ट्रांसफर फीस ली है। अच्छा, ये जो ट्रांसफर फीस ली जाती है किसके भले के लिए ली जाती है, मेंबर्स के भले के लिए ही ली जाती है। तो अपन से ये पूछ रहा है कि भाई क्या ट्रांसफर फी पे अपन को टैक्स पे करने की जरूरत है, तो हम कहेंगे भाई आपको ट्रांसफर फी पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो देखो क्या रखा है कि ट्रांसफर फी इज नॉट लाइबल टू टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, क्योंकि प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ सच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी एंड देयर इज नो टेंटेड एलिमेंट ऑफ कमर्शियलिटी ट्रेड और बिजनेस। तो हम ये बताएंगे कि जो म्यूचुअल कंसर्न होती है, जैसे क्लब हो गया, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये क्या करती है, अपने मेंबर्स को ही सर्विसेज देती है, इसका पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता। देयरफॉर इनकी जो भी इनकम होती है फ्रॉम सर्विसेज गिवन टू मेंबर्स वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक इतना सा क्रक्स ध्यान रखो कि भाई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसने इनकमिंग या आउटगोइंग मेंबर्स क्या ले रखी है, ट्रांसफर फीस ले रखी है, तो बेसिकली एग्जेम्प्ट होगी ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 थेरेटिकल था, काम का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। मिस्टर एक्स जिसकी एज है 34 ईयर्स, रेसिडेंट इन इंडिया है। अच्छा, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 6,70,000 की इसकी टोटल इनकम है, जिसमें इसकी सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट ऑन बैंक फ्रॉम एफडी है। इसकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने को बोल रहा है अंडर 115 बीएससी। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है, 115 बीएससी में अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो जो भी आपका टैक्स बनता है और 25,000 विचौरी स्लोर की आपको क्या मिल जाती है, विचौरी स्लोर की आपको रिबेट मिल जाती है। तो इस 6,70,000 पे इसकी भाई साहब की इनकम बनेगी 22,000 रुपए की, 22,000 का इसको रिबेट मिल जाएगा, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, नील। सिंपल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक पल्लवी है जिसकी 32 ईयर से रेसिडेंट इंडिया, जिसकी टोटल इनकम कितनी है, 7,18,000 है, 7,18,000 है, और इसके अपन को जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अंडर 115 बीएससी। तो आप अपन ने क्या पढ़ा कि 115 बीएससी में अगर आपकी इनकम 7 लाख होती है तो आपका टैक्स कितना बनता है, 0, क्योंकि आपको रिबेट मिल जाती है। अब अपने केस में देखो क्या आ रहा है, अपने केस में 7,18,000 की आपकी इनकम है, 7,18,000 पे जब आप स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 26,800 का। आप सरकार को क्या बोलोगे, सरकार को कहोगे कि हे प्रभु,
जब मेरी 7 लाख की इनकम थी तो मेरा टैक्स था 0। जैसे ही मेरी इनकम 7,18,000 हो गई, मेरा टैक्स हो गया 26,800। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि देखो मेरी इनकम तो बढ़ी 18,000 से और मेरा टैक्स बढ़ गया 26,800 से। सरकार को क्या बोलोगे, सरकार मेरी जो है इनकम बढ़ी है कितने से, मेरी इनकम बढ़ी है 18,000 से, 7 लाख से 7,18,000 हुई है, और 18,000 की इनकम बढ़ती मेरा टैक्स बढ़ गया कितने से, मेरा टैक्स बढ़ गया 26,800 से। पहले टैक्स था 0, अब टैक्स है 26,800। सरकार कहेगी कोई बात नहीं, हम तुझे रिलीफ देंगे। सरकार ने कहा सरकार ने कहा कि जितनी तेरी इनकम बढ़ी है ना, उतना ही तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, बाकी की हम क्या कर देंगे, रिलीफ दे देंगे। तो 26,800 माइनस 18,000 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 8,800। करो इसको, 26,800 माइनस करो 18,000, ये आपका आएगा 8,800। तो 8,800 की आपको रिलीफ दे दी जाएगी। तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है 26,800 का, उसमें से 8,800 की आपको रिलीफ मिल गई। आपका टैक्स बनेगा 18,000 का, इस पर आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करोगे तो आपको जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी 18,750 की। ठीक है ना। और आपको एक और चीज़ पता है कि जो भी अपन रिबेट देते हैं 87A के अंदर, रिबेट जो है बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से दी जाती है। तो देखो ये रिबेट मिल रही है ना 8800 की, ये बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन से मिलती है। ये अपन ने जो है रिविजन भी देखा था। तो 26,800 में से 8,800 की रिलीफ मिल गई, 18,000 बचा, इसमें मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दिया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी 18,720 रुपए की। वेरी इजी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बता रहा है, मिस्टर राम इज अ कर्ता ऑफ हिज एचयूएफ। राम जो है एचयूएफ का करता है, करता धरता है। एचयूएफ के अंदर कौन कौन है, राम खुद है, उसकी वाइफ है और उसके दो बेटे हैं। राम खुद है, उसकी वाइफ है, दो बेटे हैं। मिस्टर सी है जो एज जिसकी एज है 28 ईयर्स, और माइनर डी है जिसकी एज है 16 ईयर्स। आगे क्या बोल रहा है कि भाई एच यू एफ इज असेस टू इनकम टैक्स एंड एज बिजनेस इनकम। एच यू एफ इज असेस टू इनकम टैक्स एंड एज बिजनेस इनकम फ्रॉम द ईयर्स 15-16 ऑनवर्ड्स। करंट ईयर में एच यू एफ की इनकम कितनी आ रही है, 5 लाख की बिजनेस इनकम आ रही है। अब देखो क्या बोल रहा है, मिस्टर राम बोले तो करता धरता जो है, तो मिस्टर राम इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी और उसकी सैलरी इनकम कितनी है, उसकी सैलरी इनकम है 6,10,000 कंप्यूटेड। तो मिस्टर राम जो है एक दूसरी प्राइवेट कंपनी में क्या है, दूसरी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉई है, उसको जो है उधर से सैलरी मिली है 6,10,000 की। अपने को कुछ आंसर्स करने हैं इंडिपेंडेंट सिचुएशंस में। अब देखो मिस्टर सी है, मिस्टर सी बोले तो एचयूएफ का एक मेंबर, उसने क्या करा है, 1 लाख का गिफ्ट दिया है एचयूएफ को। उसने जो है 1 लाख का गिफ्ट दिया है एचयूएफ को। अभी बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल इनकम ऑफ एचयूएफ। तो आपने सेक्शन 56 to 10 पढ़ रखा है आईएफएस में, आपने सेक्शन 56 to 10 पढ़ रखा है आईएफएस में। वहां पर आपको ये पता है कि अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। इस केस में क्या हो रहा है, एचयूएफ का मेंबर उसका क्या है, रिलेटिव है। तो बेसिकली जो 1 लाख का गिफ्ट मिला है वो 56 to 10 में क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। मतलब एचयूएफ की इनकम, एचयूएफ की बिजनेस इनकम 5 लाख की 5 लाख ही रहेगी। अच्छा इसी तरह से जो ये इसके कर्ता धर्ता ने सैलरी इनकम कमाई है, इसके कर्ता धर्ता ने सैलरी इनकम कमाई है, वो एचयूएफ में ऐड नहीं होगी। क्यों ऐड नहीं होगी, क्योंकि देखो नीचे क्या बता रखा है, सैलरी इनकम ऑफ कर्ता धर्ता इज हु इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी वुड बी टैक्स्ड इन हिज इंडिविजुअल हैंड्स, क्योंकि रेमुनेशन अर्न बाय द कर्ता धर्ता ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जो कर्ता धर्ता क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में सैलरी उठा रहा है, वो अपने पर्सनल क्वालिफिकेशन पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उठा रहा है, उसकी इनकम हम जो है एचयूएफ में ऐड नहीं करेंगे। तो एचयूएफ में करंट एचयूएफ की टोटल इनकम कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की इनकम जो उसकी खुद की बिजनेस इनकम है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखो क्या दे रखा है, द एचयूएफ हैज वन प्रॉपर्टी फेचिंग अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ, और उसके कुछ मूवेबल एसेट्स हैं। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, देयर इज अ प्रपोजल टू मेक द पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ बाय अलॉटिंग द हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर सी। अच्छा इज इट एडवाइजेबल टू डू पार्शियल पार्टीशन। तो आपने एचयूएफ का जब टैक्सेशन पढ़ा था तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि भाई पार्शियल पार्टीशन अंडर एचयूएफ अलाउड नहीं होता। तो अपना जो इंडियन लॉ है वहां पर पार्शियल पार्टीशन नहीं होता एचयूएफ का, आपको एचयूएफ का टोटल पार्टीशन ही करना पड़ता है। करंट केस हमने क्या करा है, पार्शियल पार्टीशन करके कुछ प्रॉपर्टी है वो किसको दे दी, सी को दे दी है। तो हम कहेंगे, हम क्या बताएंगे कि भाई हम एचओ को बताएंगे कि देख इंडियन लॉ में पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं होता, देयरफॉर जो तो नहीं प्रॉपर्टी किसको दी है, मिस्टर सी को दी है, इसकी जो इनकम है ना वो भी तेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो देखो क्या दे रखा है, पार्शियल पार्टीशन इनकम टैक्स एक्ट में रिकॉग्नाइज नहीं होता। एंड द एचयूएफ शैल बी लाइबल टू बी असेस्ड एज इफ नो पार्टीशन हैज टेकन प्लेस। तो एचयूएफ को टैक्स पे करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी पे जो उसने क्या करी, मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑन पार्शियल पार्टीशन, एज इफ कि पार्शियल पार्टीशन हुआ ही नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, देखो रेंटल इनकम इन दिस केस, रेंटल इनकम इन दिस केस वुड कंटिन्यू टू बी असेस्ड इन द हैंड्स ऑफ एचयूएफ। भले ही क्या हुआ है, पार्शियल पार्टीशन के केस में जो है हमने प्रॉपर्टी किसको दे दी है, हमने प्रॉपर्टी मेंबर्स को दे दी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अपन ने क्या देखा कि भाई पार्शियल पार्टीशन जो है अलाउ नहीं करा जाता इंडियन इनकम टैक्स लॉ में, पार्शियल पार्टीशन अलाउ नहीं करा जाता। देयरफॉर एचयूएफ ने जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करी है पार्शियल पार्टीशन में, उस पे उसकी जो इनकम है एचयूएफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। आगे देखो क्या बता रखा है, जो माइनर डी है ना उसने 70,000 की इनकम कमाई है बाय यूज ऑफ हिज स्पेशल स्किल एंड टैलेंट, हाउ वुड हिज इनकम बी टैक्स्ड। तो आपको पता है कि भाई जो माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो पेरेंट के हाथ में क्लब कर दी जाती है, लेकिन अगर माइनर ने क्या करी है, अपनी इनकम कमाई है स्पेशल स्किल और टैलेंट से कमाई है तो क्लब नहीं करी जाती। तो ये उसके पर्सनल हाथ में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो देखो दे रखा है, इनकम ऑफ 70,000 अर्न बाय द माइनर डी बाय यूज ऑफ हिज पर्सनल स्किल एंड टैलेंट वुड बी टैक्सेबल इन हिज इंडिविजुअल हैंड्स। 64 1 नहीं लगेगा, क्योंकि 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 बेसिकली
उसने क्या करा है, स्पेशल स्किल, अपने खुद के टैलेंट से जो है इनकम कमाई है। अच्छा एक और पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है इस क्वेश्चन का। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि अ कार पर्सनली ओन्ड बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम कौन है, करता धरता है एचयूएफ का। तो कार ओन्ड पर्सनली बाय मिस्टर राम वाज ब्लेंडेड विद एचयूएफ ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या करा उसने, राम ने अपनी पर्सनल कार एचयूएफ को दे दी। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इट वाज लीज्ड आउट फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम 1/10/2023। तो राम ने अपनी क्या कहा, अपने राम ने जो है अपनी कार क्या करी, एचयूएफ को गिफ्ट कर दी। तो आपने सेक्शन 64 पढ़ रखा है क्लबिंग का, जो मुझे ये बताता है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ एचयूएफ अपना क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी एचयूएफ को दे देता है, तो ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अभी भी एचयूएफ के हाथ में ही क्या होगी, क्लब क्लब होगी, उसकी इनकम जो है एचयूएफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। तो देखो सेक्शन 64 में ये बताता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ, अगर कोई मेंबर ऑफ एचयूएफ क्या करता है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्या कर देता है, खुद की प्रॉपर्टी एचयूएफ को दे देता है, देन इनकम डिराइव्ड देयरफ्रॉम इज डीम्ड टू बी, इनकम जो प्रॉपर्टी से ड्राइव हो रही है, इज डीम्ड टू अराइज टू द ट्रांसफर, मतलब जिसने ट्रांसफर करी उसके हाथ में टैक्सेबल होगी, एंड नॉट टू द एचयूएफ। इन दिस केस राम ने क्या करा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी किसको दे दी, एचयूएफ को दे दी, क्योंकि हमने फ्री में दिए, बिना कंसिडरेशन के दिए। सो इनकम फ्रॉम द कार कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, बेसिकली राम के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो आपने रेंट पे दिए, देखो रेंट पे दिए कितने पे, 1/10/2023 पे दिए, 6 महीने के लिए रेंट पे दी, 10,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60,000 की आपकी जो रेंट की इनकम है, 60,000 की आपकी रेंट की जो इनकम है वो राम के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो ये अपने क्लबिंग वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरह देखा था। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अपना जो है क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे ये बताता था कि भाई कौन इन जो ये पर्टिकुलर 4 ट्रांजेक्शन है इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, अपने चारों का ट्रीटमेंट दे के बता दिया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 मुझे ये बता रहा है कि जेके एसोसिएट एक एओपी है। जेके एसोसिएट क्या है, एक एओपी है। आगे देखो क्या बता रखा है, जेके एसोसिएट इज एन एओपी कंसिस्टिंग ऑफ टू मेंबर्स जे एंड के। अच्छा दोनों का शेयर हमें बता रखा है 60% और 40% है, और इनकम बता रखी है कितनी है, एओपी की इनकम है 11 लाख की इनकम है। आगे मुझे ये बता रखा है कि जे और के की अदर इनकम कितनी है, जे और के की अदर इनकम है 2,50,000 और 2,90,000, 2,50,000 और 2,90,000। आगे मुझे ये बोल रहा है कि भाई टैक्स लायबिलिटी निकालो एओपी की, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी, और उसके मेंबर्स की जो है टैक्स लायबिलिटी निकालो। आगे मुझे एक और चीज क्या रखी है, देखो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी अज्यूमिंग दैट जो जे है उसने क्या कर रखा है, एक्सरसाइज कर रखा है टू ऑप्ट आउट, टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। मतलब जो बेसिकली जे है वो क्या कर रहा है, इधर मैं लिख लेता हूँ, जो जे है वो बेसिकली क्या कर रहा है, ऑप्ट आउट कर रहा है, ऑप्ट आउट, आउट ऑफ लिख दिया मैंने, ऑप्ट आउट, ठीक है। और बाकी देखो क्या दे रखा है, एओपी एंड इट्स मेंबर्स जो है 115 बीएससी लेके बैठे हैं, मतलब एओपी और उसके मेंबर्स जो हैं, एओपी और उसका मेंबर के, तो एओपी और के जो है क्या लेके बैठे हैं, 115 बीएसी लेके बैठे हैं। अभी बोला टैक्स लायबिलिटी निकालो, आपने एक चीज पढ़ रखी है, आपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई टैक्स ऑन द टोटल इनकम ऑफ एओपी किस तरह से निकलती है। तो अगर अपन ये देखते हैं कि इंडिविजुअल शेयर ऑफ अ मेंबर इज नोन, मतलब मेंबर का क्या है, शेयर डिटर्मिनेट है, अपने केस में डिटर्मिनेट है 60% और 40%, एंड द टोटल इनकम ऑफ एनी मेंबर एक्सक्लूडिंग हिज शेयर फ्रॉम द एओपी एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो एओपी को जो है एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो हमने ये कहा कि भाई एओपी को जो है टैक्स किस रेट पे करना पड़ेगा। एओपी क्या चेक करेगी, एओपी ये चेक करेगी कि भाई जो उसके मेंबर्स हैं उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है क्या। अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक है तो बेसिकली एओपी क्या करेगी, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करेगी। लेकिन अगर एओपी के जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम, एक की भी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो एओपी को क्या करना पड़ेगा, एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और जब एओपी एमएमआर पे टैक्स पे करती है तो उस केस में मेंबर के हाथ में जो उनका शेयर मिलता है एओपी से वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन जब एओपी नॉर्मल रेट से टैक्स पे करती है तो बेसिकली जो मेंबर्स हैं उनको रिबेट मिलता है। रिबेट किस तरह से मिलता है अभी इसी क्वेश्चन में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो मेंबर्स की इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो एओपी को एमएमआर पे टैक्स पे करना है, और मेंबर की इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिटेड है तो एओपी क्या करेगी, एओपी जो है नॉर्मल टैक्स रेट से क्या करेगी, स्लैब रेट से टैक्स पे करेगी। इतनी बात अपने को समझ में आ गई। अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे ये बता रखा है कि जो जे बंदा है, ये जो जे की इनकम है 2.5 लाख, ये नॉर्मल स्लैब में है, और ये 2,90,000 जो है 115 बीएससी में है। अब मुझे बताओ ये जो मेंबर्स हैं, क्या मेंबर्स की जो इनकम है बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है क्या, बिल्कुल है। इधर बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी होती है, 2.5 लाख, इधर कितनी होती है 3 लाख। तो बिल्कुल हम कहेंगे कि दोनों मेंबर की जो इनकम है, दोनों मेंबर की जो इनकम है वो क्या है, दोनों मेंबर की इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट तक है। तो एओपी को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। एओपी की इनकम कितनी है, 11 लाख है, तो एओपी क्या करेगी, 11 लाख पे टैक्स पे करेगी। मुझे क्वेश्चन बता रखा है कि भाई एओपी जो है 115 बीएससी में टैक्स पे कर रही है। देखो 11 लाख पे क्या करा, 11 लाख पे मैंने जो है 115 बीएससी से जो है टैक्स निकाला, कितना निकल के आया, 3 लाख का 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, और 9 लाख से 11 लाख। टैक्स मेरा निकल के आया 75,000 का, प्लस मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी की निकल गई, टैक्स लायबिलिटी आपकी जो है 78,000 की निकल के आ गई। तो एओपी की टैक्स लायबिलिटी निकालना तो बहुत आसान है, अपन को बस इतना सा चेक करना है कि क्या एओपी के जो मेंबर्स है उनकी अदर इनकम, क्या एओपी के जो मेंबर्स है उनकी अदर इनकम जो है वो अप टू बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है या फिर उससे ज्यादा है। अगर अप टू बीईएल है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है, तो एओपी क्या करेगी, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करेगी, अदरवाइज उसको जो है एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में बेसिकली एओपी ने जो है क्या करा, एओपी ने जो है 115 बीएससी मतलब नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे कर दिया, 78,000 क्या निकल के आया, 78,000 बेसिकली एओपी की टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई।
अब हम मेंबर्स की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। मेंबर्स की अदर इनकम कितनी बता रखी है? मेंबर्स की अदर इनकम बता रखी है 2.5 लाख और 2,90,000। मुझे ये बता रखा है कि भाई एओपी ने करंट ईयर में 11 लाख रुपए कमाए हैं, तो 11 रुपए अपन बटेंगे, 60% किसके पास जाएंगे? 60% जे के पास जाएंगे। तो 11 लाख का 60% कितना हो गया? 6,60,000। और बाकी 40% कितना हो गया? 4,40,000। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? टोटल इनकम हुई 9,10,000 और 7,30,000। अब मैं क्या करूंगा? जे की टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा 9,10,000 पे नॉर्मल स्लैब रेट से कितनी निकल के आएगी? 94,500 प्लस मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो जो टैक्स पेबल है वो कितना निकल के आएगा? 98,280। इजी। अच्छा, जो के है, के की टोटल इनकम है 7,30,000, इसकी जो इनकम है वो 115 बीएससी से निकलेगी, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई जो के है और एओपी है वो क्या कर रही है? 115 बीएससी में टैक्स पे कर रही है। तो 7,30,000 पे टैक्स कितना बना? 28,000 का, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई कितनी? 29120। और अपन एक चीज पढ़ रखी है कि जब एओपी एमएमआर पे टैक्स पे करती है, जब एओपी एमएमआर पे टैक्स पे करती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये जो शेयर होता है ना, जो मेंबर का शेयर होता है एग्जाम होता है, मतलब उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती मेंबर्स को। लेकिन करंट केस में एओपी ने जो है एमएमआर पे टैक्स पे नहीं करा है, एओपी ने जो है नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे करा है। तो अपन क्या करेंगे? बेसिकली मेंबर्स को जो है रिबेट देंगे, तो इनकम जो है उनका जो शेयर है वो उनके हाथ में इंक्लूड होगा, उनका जो शेयर है उसके हाथ में इंक्लूड होगा। फिर उसको क्या मिलेगा? फिर उसको जो है एवरेज रेट से क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो देखो। तो टैक्स लायबिलिटी निकाली मैंने, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, आपकी जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। मैंने एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला कि भाई मेरा जो टोटल टैक्स पेबल है डिवाइड बाय टोटल टैक्स पेबल मेरी डिवाइड बाय टोटल इनकम, टोटल टैक्स पेबल डिवाइड बाय टोटल इनकम, तो मेरा जो है एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल के आया कितना? 10.8% एंड 3.989%। अब जो भी अपना जो क्या था एओपी से शेयर था उसको मुझे क्या मिल जाएगी? रिबेट मिल जाएगी। तो आप देखो रिबेट कितनी मिलेगी? आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी तो ये रही, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी तो ये हो गई 98,280 और 29,120। रिबेट कैसे मिलेगी? रिबेट आपको मिलेगी 6,90,000, 6 लाख कितना था? 6,60,000 था ना, 6,60,000 का 10.8% करो, तो अपनी रिबेट कितनी निकल के आई? 6,60,000 का 10.8% करोगे तो आपका निकल के आएगा 71280। तो 98,280 में से 71280 क्या, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 27,000 की हो गई। सिंपल सी बात है। इसी तरह से फिर किसकी निकल जाएगी? दूसरे वाले मेंबर की निकल जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना, अपना कंसेप्ट अपन को क्लियर रखना है। ये है कि अगर एओपी एमएमआर पे टैक्स पे कर रही है तो जो शेयर मेंबर का शेयर है एओपी में वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर एओपी नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर रही है, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स पे कर रही है, तो जो उसकी इनकम होती है, किसकी? मेंबर की इनकम, उसमें जो एओपी का शेयर है उस मेंबर का वो भी ऐड कर दिया जाता है, फिर टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। और टैक्स लायबिलिटी निकालने के बाद एवरेज रेट से जो है बेसिकली रिबेट दे दी जाती है किसको? मेंबर को। अच्छा, रिबेट क्यों दी जा रही है? क्योंकि हम बताएंगे, मेंबर ये बोलेगा कि इतने पर्टिकुलर इनकम पे, इतने पर्टिकुलर जो शेयर है उस पर किसने टैक्स पे कर दिया है? एओपी ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। अब बात समझ पा रहे हो? यू के टैक्स पेबल 27,000 का एंड 11,570 का। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। मिस्टर गवास्कर sought voluntary retirement from a government of India undertaking. Mr. Gavaskar sought voluntary retirement from a government of India undertaking and received compensation of 40 लाख ऑन 28 फरवरी 2023। तो ये जो गवास्कर है इसको जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला है गवर्नमेंट से। अच्छा, ये देखो क्या दे रखा है? ही इज प्लानिंग टू यूज द मनी एज कैपिटल फॉर इट्स बिजनेस डीलरशिप इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये सोचता है कि यार ये जो मुझे 40 लाख मिले ना वॉलंटरी रिटायरमेंट से, इससे अपन क्या करते हैं? कोई बिजनेस बिजनेस चालू करते हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50 लाख व्हिच वुड कैरी इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। अच्छा, गवास्कर की जो वाइफ है वो क्या है? ग्रेजुएट है। एंड हैज वर्कड, गवास्कर की वाइफ इज अ ग्रेजुएट एंड हैज वर्कड एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन द मल्टीनेशनल कंपनी, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हो तो। शी नाउ लुक्स फॉर अ चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट, शी इज विलिंग टू जॉइन हर हस्बैंड इन रनिंग द बिजनेस, शी एक्सपेक्ट्स एन एनुअल इनकम ऑफ 5 लाख। अच्छा, गवास्कर वुड लाइक टू ड्रॉ अ मंथली रेमुनेशन ऑफ 40,000 एंड also interest at the rate of 10% on his capital in the business. Mr. Gavaskar has approached you for a tax efficient structure of its business. मतलब बेसिकली अपन से क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो गवास्कर है इसको क्या करना है? एक बिजनेस चालू करना है। अब इसको समझ नहीं आ रहा कि हम बिजनेस जो है कौन से स्ट्रक्चर में चालू करें। स्ट्रक्चर बोले तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म रखें, पार्टनरशिप फर्म रखें, कंपनी बनाएं, या फिर क्या करें? तो आप एज अ टैक्स एडवाइजर बस आपको जो है क्या करना है? सारे फीचर्स बताने के हैं। सारे फीचर्स बोले तो हम ये बताएंगे कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो तो आपको ये फीचर्स देने, या ये फीचर्स लगेंगे, ये टैक्स रेट लगेगी, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है? डिस्कस द वेरियस इश्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग योर एडवाइस। एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं, ऐसा एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देते हैं अपन। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि भाई कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन सेलेक्ट करें, मतलब फर्म रखें, पार्टनरशिप फर्म रखें, कंपनी रखें, वो डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सी, आप टैक्स कम पे करना चाहते हो, ज्यादा पे करना चाहते हो, क्योंकि सबकी टैक्स रेट अपन ने अलग अलग पढ़ रखी है। देखो सबकी जो है टैक्स रेट अलग अलग होती है, सबको अलग अलग कंसेशन और सबको अलग अलग डिडक्शंस मिलते हैं, तो अपन क्या करेंगे? सारे कंसेशन सारी डिडक्शन देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो तो जो आप रेमुनेशन देते हो अपने पार्टनर्स को, उसकी लिमिट कहाँ पर सेटिस्फाइड है, उसकी लिमिट कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 40B में डिफाइंड है, जहाँ पर लिमिट ये दे रखी है, ठीक है, कि भाई ऑन फर्स्ट 3 लाख का बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 1.5 लाख रहेगा, और ऑन बैलेंस पे जो है 60% रहेगा। इसी तरह से अगर आप क्या करते हो? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न खोलते हो तो देखो क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेमुनेशन पेड टू द पार्टनर इज नॉट अलाउेबल एज रिडक्शन 37(1), क्योंकि वो क्या है? पर्सनल खर्चा है। ऑन द अदर एंड अगर आप क्या करते हो? पार्टनरशिप हम खोलते हो, पार्टनरशिप हम खोलते हो तो वहां पर अगर आपने पार्टनर ने क्या करा है? पार्टनर ने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है तो उस पर जो है इंटरेस्ट अलाउ कर दिया जाता है। इस तरह से पार्टनरशिप फर्म में जो है रेमुनेशन भी मिलती है, रेमुनेशन की हमने लिमिट देख ली, रेमुनेशन की हमने क्या देख ली? लिमिट देख ली। अच्छा, हम एक और चीज़ बताएंगे कि अगर आप एक फर्म हो और आपने 44 AD ले रखा है,
आप एक फॉर्म हो और आप 44 एडी भी ले सकते हो। 44 एडी ले लोगे तो आपको जो है अपनी इनकम ग्रॉस रिसिट का 8% और 6% डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कर दोगे तो बाकी जो आपके खर्चे हैं वो आपको अलाउ नहीं करे जाएंगे। तो बेसिकली अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसमें अपन वही बताएंगे कि अगर आप एक फॉर्म लेते हो तो आपको ये फायदे होंगे, अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म रखते हो तो आपको ये फायदे होंगे। आगे देखो क्या रखा है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हो तो जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा 10 में, क्योंकि फर्म उस पर आ देती है, टैक्स पे कर देती है। अच्छा अब देखो क्या रखा है, अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अगर आप फॉर्म करते हो तो सैलरी ऑफ मिसेस गवास्कर शैल बी अलाउड डिडक्शन, क्योंकि मिसेस गवास्कर अपने देखा था ना ग्रेजुएट है, अपन ग्रेजुएट को ले आएंगे तो उसका जो है डिडक्शन मिल जाएगा सैलरी का। अच्छा पॉसिबिलिटी ऑफ 42 लगेगा नहीं, क्योंकि अपन क्या करते हैं जो पार्टनर की रेमुनेशन निकालते हैं वो 40B के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं, 40B के अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं रेमुनेशन निकाल देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को जो है 48 में भी कोई वॉल्यूशन फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से मिसेस गवास्कर को जो अपन सैलरी पे करें 5 लाख की, मिसेस गवास्कर को अगर मैं सैलरी पे करूंगा 5 लाख की तो भी जो है डिसलाउ नहीं करी जाएगी, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, राइट, उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। अब देखो क्या बता रखा है, इफ मिसेस गवास्कर जॉइंस द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या फिर पार्टनरशिप कंसर्न, रेमुनेशन ऑफ 5 लाख शेल बी टैक्स इन हर हैंड्स, मतलब सीधी सी बात है जो उसकी रेमुनेशन हो रही है वो उसके पर्सनल हैंड्स में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। और कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, क्योंकि अपन उसको एज एम्प्लॉय रख रहे हैं तो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। वही है, देखो क्या रखा है, अगर वो बिजनेस को ज्वाइन करती है एज अ पार्टनर, अगर वो क्या करती है बिजनेस को ज्वाइन करती है एज अ पार्टनर, तो रेमुनेशन जो उसको मिल रहा है शेल बी टैक्स इन हर हैंड्स एज बिजनेस इनकम। कोई चीज़ है अपन बस यही बताना है कि अगर जो मिसेस गवास्कर है, ठीक है, अगर वो क्या करती है एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन करती है तो उसको सैलरी की इनकम होगी, अगर वो एज अ पार्टनर ज्वाइन करती है तो उसको बिजनेस इनकम होगी। हमने बता दिया कि अगर आप पार्टनरशिप हम खोलते हो तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली 40B में जो रेमुनेशन है वो अलाउ कर दी जाएगी, सेक्शन 40B में जो लिमिट दे रखी है उस बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 12% तक अलाउ करा जाएगा। इसी तरह से हमने प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के बारे में आपको फीचर्स बता दिए। फिर हमने बता दिया कि भाई आप 115 BSc भी ले सकते हो, आप क्या कर सकते हो 115 BSc ले सकते हो, और हम बता देंगे भाई जो आपका 115 BSc है और जो नॉर्मल टैक्स रेट है उसमें सरचार्ज की रेट भी डिफरेंट होती है, ठीक है, तो हमने ये सरचार्ज की डिस्कशन कर दी, राइट। कोई देखो नीचे बता दिया इन लोगों ने कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है 115 BSc को ऑप्ट कर सकते हो और चाहो तो ऑप्ट आउट कर सकते हो। इसी तरह से आपने क्लबिंग में एक प्रोविजन पढ़ रखा है, क्लबिंग में प्रोविजन पढ़ रखा है, क्या देखो ये रहा, अंडर 64(1)(2) रेमुनेशन ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग इन अ कंसर्न इन विच द इंडिविजुअल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है, मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मेरी स्पाउस उस पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रही है, ऐसा एम्प्लॉय काम कर रही है, उसको रेमुनेशन दिया जा रहा है, तो सरकार क्या मानती है, सरकार ये मानती है 64(1)(2) के अकॉर्डिंग कि जो रेमुनेशन मिल रही है ना उसको वो किसके हाथ में क्लब करी जाएगी, मेरे हाथ में क्लब करी जाएगी, किसके पार्टनर पार्टनर के हाथ में, क्योंकि पार्टनर की स्पाउस उसमें काम कर रही है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन दे रखा है, अगर पार्टनर की स्पाउस को उसकी जो है नॉलेज के बेसिस पे, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस पे क्या मेरा रेमुनेशन मिला है तो क्लब नहीं होगा। तो हम क्या बताएंगे, क्लबिंग प्रोविजन करंट केस में अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि अपने को बता रखा है कि जो उसकी स्पाउस है उसके पास क्या है, उसके पास टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो थेटिकल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग मत लगाना, एकदम छोड़ देना, कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में, देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 मुझे बता रखा है, एबीसी लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2015-16 में। उसने क्या करा, न्यू प्लांट मशीनरी परचेज करी है 10 लाख की 1/4/2023 को, ठीक है, 10 लाख की हमने प्लांट मशीनरी परचेज करी है 1/4/2023 को। टोटल इनकम कितनी बता रखी है, टोटल इनकम बता रखी है बिफोर अलाउिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन है 20 लाख, तो टोटल इनकम मुझे बता रखी है 20 लाख की है। मुझे ये बोला है कि भाई फर्म ने जो है 115 BAA और BAB ऑप्ट नहीं कर रखा, आप जो है क्या करो, आप जो है उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो, आप जो है उसकी करो टैक्स लायबिलिटी निकालो। आपने को बता रखा है 350 करोड़ का क्या है, उसका 350 करोड़ का टर्नओवर है, कब का, प्रीवियस 21-22 का, मतलब टैक्स रेट क्या लगेगी 25%। ये बोल रहा है मैट को इग्नोर करो, तो अपन क्या करेंगे, अपन बेसिकली नॉर्मल टैक्स रेट से नॉर्मल जो नॉर्मल प्रोविजन होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि अगर आप 115 BAA में टैक्स पे करोगे तो आपकी जो है टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी। तो देखो आपकी टोटल इनकम कितनी थी 20 लाख जो क्वेश्चन में दे रखी है, एडिशनल डिप्रिसिएशन आपने ले नहीं रखा, तो देखो क्वेश्चन मुझे साफ साफ बता रहा है, क्वेश्चन मुझे साफ साफ बता रखा है कि भाई आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है, आपकी जो इनकम है 20 लाख है बिफोर अलाउिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा 10 लाख पे कितना मिलेगा, 10 लाख का 20% मिलेगा आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन। तो 20 लाख में से आपने जो है क्या करा, एडिशनल डिप्रिसिएशन को लेस करा, आपकी टोटल इनकम निकल गई 18 लाख, 25% टैक्स लगाया प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 4,68,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गई। अगर मैं 115 BAA लेता हूँ तो आपको पता है एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो उसके से मेरी इनकम कितनी होगी 20 लाख होगी, 20 लाख पे 22% मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, 10% सरचार्ज कंपल्सरी ऐड होता है उसके अंदर, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल जाएगी 503,360। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स पे करोगे तो आपको जो है 4,68,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा, 115 BAA में आपका टैक्स बन रहा है कितना, 5 लाख समथिंग का, तो आप क्या करो, इट इज बेनिफिशियल किया जो है आप 115 BAA ऑप्ट मत करो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दे रखा है, XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल सिंस 1/4/2009, इसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना बता रखा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बता रखा है 700 लाख का जो है प्रॉफिट दे रखा है मुझे। तो 700 लाख का मैंने क्या करा, देखो 700 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, ये हो गया 700 लाख का प्रॉफिट, इजी, 700 लाख का मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, ये 700 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एड आइटम्स करेंगे और फिर लेस आइटम्स लेस करेंगे, एड आइटम्स कर दिए मैंने और लेस आइटम्स को मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, ठीक है। अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपन आइडिया लेस कर देंगे। मुझे बोल रहा है कि भाई टोटल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, टर्नओवर बता रखा है 405 करोड़, मतलब 30% टैक्स रेट लगेगी मेरी, एंड मैट के प्रोविजंस को इग्नोर करना है, 115 BAA के प्रोविजंस को हमें इग्नोर करना है।
सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज पर कंपनी से कितना है 50 लाख का है, विच मीन्स 50 लाख ऐड हो जाएगा। 50 लाख हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है टू ईपीएफ 2 लाख, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख। हमने कब रेमिट करा है, मार्च का रेमिट करा है हमने जून में, मार्च का रेमिट करा है जून में। तो आपको एक चीज पता है, आपको एक चीज पता है कि भाई एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आरओए की ड्यू डेट तक जमा करा दो कि चल जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो अगले महीने की आपको 15 तारीख तक जमा कराना होता है। आपने जमा नहीं कराया तो ये 2 लाख तो अलाउ कर दिया जाएगा क्योंकि आपने ड्यू डेट के पहले पे करा है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2 लाख का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आपका मार्च का आपको अप्रैल 15 में जमा कराना था, आपने जमा नहीं कराया तो क्या होगा, बेसिकली 2 लाख एड बैक कर दिया जाएगा। तो आपकी 2 लाख आपको खर्चा नहीं मिलेगा, 2 लाख आपकी इनकम में ऐड कर दिया। देखो ये रहा 2 लाख हमने ऐड कर दिया, इजी। आगे बढ़ते हैं, ये वाले 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है, कंपनी ने अपेंड कर रखा है अ नोट टू इट्स इनकम स्टेटमेंट एंड दैट द इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन ऑफ 2.5 लाख वाज रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड क्रेडिटेड द सेम टू द पीएनएल अकाउंट। सरकार से कोई सब्सिडी मिली थी, आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रेडिट होनी थी, आपने क्रेडिट कर रखी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अच्छा फिर देखो क्या देखा है, कंपनी हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ इट्स डेटर्स टुवर्ड द बैड एंड डाउटफुल डेट। आपने जो है बैड डेट का प्रोविजन बना दिया है, तो बैड डेट का प्रोविजन अलाउ नहीं होता। 200 लाख का 10% कितना होता है, 200 लाख का 10% होता है 20 लाख। 200 लाख का 10% होता है 20 लाख, अपन क्या करेंगे 20 लाख को एडबैक करेंगे। तो 20 लाख का आपका देखो प्रोविजन एडबैक हो गया, 20 लाख का हमने क्या करा, प्रोविजन एडबैक कर दिया। आगे आ जाओ। आगे मुझे ये कह रहा है कि भाई कंपनी हैज प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ 25 लाख being sum estimated as payable to workers based on the agreement to be entered with the workers towards the periodic wage revision once in 3 years। एंड जो मैंने प्रोविजन बनाया है वो फेयर एस्टिमेशन के बेसिस पे बनाया है, मतलब मेरा प्रोविजन जो है उल्टा सीधा नहीं बनाया है, रीजनेबल प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन मेरा अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रीजनेबल बेसिस पे मैंने बनाया प्रोविजन, अलाउ कर दिया जाएगा। अब देखो क्या रखा है, अ डेटर हु ओड द कंपनी एन अमाउंट ऑफ 40 लाख वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। एक मेरा डेटर था वो बेड डेट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका जो अमाउंट है वो मैंने क्या कर रखा है, पीएनए में राइट ऑफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल बेड डेट तो अलाउ होता ही है, आपने डेबिट कर रखा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे देखो क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 50 लाख पेबल टू ए एन कंपनी टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच रिमेन अनपेड ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज। मुझे 50 लाख पे करने थे किसी क्रेडिटर को। एन एग्रीमेंट हैज बीन मेड ऑन 31/3/2024 टू सेटल द अमाउंट एट 75% डिस्काउंट। द अमाउंट वेज इज क्रेडिटेड टू द पीएनएल अकाउंट। तो अपने को पता है कि मेरी क्या है, ये 41(1) में जो मेरी जो ट्रेडिंग लाइबिलिटी है उसका वेवर है, सामने वाला क्रेडिटर मुझे बोलता है कि ठीक है मैं माफ कर देता हूँ, तो सेटल द अमाउंट एट 75%, मतलब 25% उसने अमाउंट क्या करा, 25% अमाउंट मेरा माफ कर दिया। तो सीधी सी बात है, अपन क्या करेंगे, इसको पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। इसने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, इसने ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 200 और 255 लाख के हैं, एंड दोनों क्या है 10% से ओवर वैल्यूड है। तो मुझे पता चला कि भाई 200 लाख से मेरा जो है ओपनिंग स्टॉक, 200 लाख का मेरा ओपनिंग स्टॉक है, 255 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। मुझे बता रखा है कि दोनों क्या है, दोनों जो है ओवर वैल्यूड है, दे आर ओवर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब क्या है, अगर मैं नेट की बात करूँ तो नेट 55 लाख से मेरा क्या है, पीएनएल जो है ओवर वैल्यूड आ रहा है। तो 225 लाख 255 लाख क्लोजिंग स्टॉक है, 200 लाख मेरा क्या है, 200 लाख मेरा ओपनिंग स्टॉक है। तो नेट अमाउंट करो तो नेट मुझे पता चला है 55 लाख। 55 लाख का अमाउंट जो है मेरा क्या आ रहा है, नेट क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, और ये क्या है ओवर वैल्यूड है, कितने से 10% से। तो 55 लाख 110% के बराबर है, मुझे इसको कितने पे लाना पड़ेगा, इसको जो है मुझे 100% पे लाना पड़ेगा। तो 55 लाख डिवाइड बाय अगर मैं करूँ 110% तो निकल के आता है 50 रुपये। तो बेसिकली नेट मेरा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था कितने का, नेट मेरा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 50 रुपये का, लेकिन मेरा नेट क्लोजिंग स्टॉक कितने का आ रहा है, 55 का आ रहा है। तो नेट मेरा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था कितने का, 50 का, लेकिन आ रहा है कितने का, 55 का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख लेस करना पड़ेगा। 5 लाख क्या करूंगा मैं, लेस करूंगा। आ जाओ। तो अपन 5 लाख जो है बेसिकली लेस करेंगे, 5 लाख ये रहा, लेस कर दिया अपन ने। 5 लाख मैंने क्या करा, लेस कर दिया, ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ईजी है ना। तो आपने ये देखा कि भाई आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 255 का है, ओपनिंग स्टॉक 200 का है, मतलब आपका नेट क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नेट क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है आपका 55 लाख का। अब मुझे ये कह रहा है कि जो नेट क्लोजिंग स्टॉक है ना 55 लाख का, ये 10% से क्या है, ओवर वैल्यूड है, मतलब 55 लाख 110% के बराबर है। होना कितना चाहिए था, 50 लाख होना चाहिए, तो 5 लाख से मैंने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई, तो ये अपना पॉइंट नंबर एच हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन कितना है, 500 लाख है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन 500 लाख है, अलाउ नहीं होता प्रोविजन। लेकिन एक्चुअल ग्रेचुटी आपने कितनी पे करी है करंट में, एक्चुअल ग्रेचुटी पे डेबिटेड टू द प्रोविजन कितना है, 300 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोविजन प्रोविजन 500 का बना रखा है, लेकिन अलाउ कितना होगा, अलाउ सिर्फ होगा आपका 200 लाख का, अलाउ सॉरी अलाउ 300 लाख का होगा, 200 लाख आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपका प्रोविजन अलाउ नहीं होता, आपको जो है प्रोविजन अलाउ नहीं होता, लेकिन जब आप एक्चुअल ग्रेचुटी पे करते हो, उसका अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो वो अलाउ कर दिया जाता है। तो 500 में से मैं 300 को लेस कर दूंगा, 200 क्या करना पड़ेगा, मुझे एड बैक करना पड़ेगा। तो 200 में क्या करूंगा, 200 जो है बेसिकली एड बैक हो जाएगा। देखो ये रहा 200 लाख मैंने जो है क्या करा, प्रोविजन ऐड कर दिया। समझ में आ रही है ना कहानी। तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी आपका अलाउ नहीं करा जाता, लेकिन अगर आपके जो एक्चुअल ग्रेचुटी आपने पे करा है, अगर आपने जो एक्चुअल ग्रेचुटी पे करा है वो अगर आप क्या करते हो, उसका प्रोविजन बनाते हो, तो वो अलाउ कर दिया जाता है, बिकॉज वो अपन को पता ही है करंट में पे करोगे ही, एंड वो सर्टेन लाइबिलिटी है। अब वो क्या देखा है, कमीशन ऑफ 1 लाख पे टू द रिकवरी एजेंट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ डेट। आपने टैक्स डिडक्ट करके पे कर दिया है, भाई आपने कमीशन पे करा था, टैक्स डिडक्ट करना था, आपने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, रेमिट कर दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 41 में डिस्काउंट थोड़ी होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने को क्या बता रहा है कि भी कंपनी ने जो है 500 टन ऑफ इंडस्ट्रियल पेपर परचेज करा है एज अ पैकिंग मटेरियल
एट अ प्राइस ऑफ 30,000 पर टन फ्रॉम अ फर्म इन विच द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर पार्टनर, मतलब आपने 40A2 में जो स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं उधर से परचेज कर रखा है, जबकि मार्केट प्राइस होनी चाहिए थी कितनी की 28,000 की, तो आपने 2,000 से जो है क्या कर रखा है, ज़्यादा परचेज दिखा रखे हैं। तो 500 टन इंटू 2,000 कितना हो जाता है, 10 लाख। 10 लाख आपको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। 10 लाख अपन क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। तो आपके नोट्स में अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है तो 10 लाख इधर ऐड कर देना, इधर एक्चुअली टाइपो की वजह से इधर जो है 10 लाख ऐड बैक होना सा रह गया। तो 2,000 इंटू 500 करके आप क्या करोगे, 10 लाख ऐड कर दोगे इधर, ईजी है। फिर देखो आगे क्या क्या रखा है, अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। एक और पॉइंट देखना नीचे क्या बता रखा है, कंपनी ने कलेक्ट करा था 7 लाख एस जीएसटी फ्रॉम इट्स कस्टमर एंड पेड द सेम ऑन द ड्यू डेट, जीएसटी कलेक्ट करके हमने जो है कस्टमर को दे दिया था। हाउएवर ऑन एन अपील मेड द हाई कोर्ट डायरेक्टेड दैट द डिपार्टमेंट टू रिफंड 3 लाख टू द कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली 3 लाख जो है कंपनी को रिफंड मिला। कंपनी इन टर्न रिफंडेड 2 लाख टू द कस्टमर्स फ्रॉम होम द अमाउंट वॉज कलेक्टेड। तो कंपनी को 3 लाख का रिफंड मिला, कंपनी ने जो है 2 लाख कस्टमर को रिफंड कर दी, बाकी 1 लाख अपने पास ही रख रखे हैं। तो आपने पढ़ रखा है कि जो 1 लाख कंपनी ने अपने पास रख रखे हैं ये उसकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी, क्योंकि उसको इनकम हुई है, उसने कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो 1 लाख को क्या करना पड़ेगा, आपको जो है पीएल में ऐड करना पड़ेगा। इन लोगों ने क्या बोल रखा है, इन लोगों ने जो है करंट लाइबिलिटी में दिखा रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको पीएल में ऐड करोगे। तो 1 लाख जो है मेरा पीएल में ऐड हो जाएगा, तो मैं पीएल में जो ऐड आइटम्स दिखा रहा था वहाँ पर क्या करोगे आप, 1 लाख ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आप अपनी, अगर मेरे पास आपका क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो 1 लाख जो है इधर ऐड कर देना जीएसटी नॉट रिफंडेड का। फिर आप क्या करोगे, फिर बेसिकली आप जो है ये 7 करोड़ में से ये सारे एडजस्टमेंट्स करोगे, सबको ऐड करोगे, तो आपका जो है टोटल कितना निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा 9 करोड़ 83 लाख का, ईजी। ये सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब देखो कौन से एडजस्टमेंट बच रहे हैं अपने। मुझे बता रखा है कि भाई नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन 80 लाख का है। ठीक है, 80 लाख अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। आगे बोल रखा है कि भाई देयर वाज एडिशन इन द प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 15 लाख ऑन 10/6/2023। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी विच वॉज यूज फॉर मोर देन 180 डेज ड्यूरिंग द ईयर, आपने जो है उसको 180 दिन से ज़्यादा यूज़ करा है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने जो है बुक्स में एडजस्ट नहीं कर रखा, एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक्स में एडजस्ट नहीं करा, तो कर दो, क्या दिक्कत है। 50 लाख का 20% क्या करोगे, 50 लाख का 20% 10 लाख का जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक कर लोगे। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन हो गया 80 लाख का, 10 लाख क्या हो गया एडिशनल डेप्रिसिएशन। आ जाओ। तो ये बेसिकली हो गया आपका 80 लाख का जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन और 10 लाख का क्या होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, इजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे बता रखा है कि भाई कंपनी ने क्या करा था, क्रेडिट करा था सब कॉन्ट्रैक्टर अमाउंटिंग टू 10 लाख प्रीवियस ईयर में, मतलब 22-23 में कंपनी ने क्या करा था 10 लाख रुपए का अमाउंट क्रेडिट कर दिया था, लेकिन टीडीएस काट के जमा कब कराया, करंट में जमा कराया। तो पिछले साल 30% खर्चा डिसला हो गया होगा, तो करंट में क्या हो जाएगा, करंट में वो 30% खर्चा हम अलाउ कर देंगे। 10 लाख का 30% कितना होता है, 10 लाख का 30% होता है 3 लाख। 3 लाख का खर्चा करंट में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये 9 करोड़ 83 लाख था, 9 करोड़ 83 लाख मैंने कैरी फॉरवर्ड करा। फिर मैंने जो है 3 लाख का खर्चा डिसलाउ कर दिया, तो मेरा टोटल टोटल कितना लेस हुआ, 98 लाख लेस हुआ। तो 9 करोड़ 83 लाख में से 98 लाख लेस हुआ, फिर जो है टोटल इनकम निकल के आई कितनी, टोटल इनकम निकल के आई 8 करोड़ 85 लाख। इस पर क्या करूँगा, 30% जो है मैं क्या करूँगा, 30% टैक्स लगाऊंगा, 10% सॉरी 7% सरचार्ज लगाऊंगा। 7% सरचार्ज लगाऊंगा क्योंकि मेरी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, अप टू 10 करोड़ है। प्लस मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया, तो मेरी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई, टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई 2 करोड़ 95 लाख 44,840। तो क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा था कि भाई आप जो है इसकी क्या करो, टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम निकालो, टैक्स लाइबिलिटी निकालो, मैट वैट को इग्नोर कर देना। तो अपन ने क्या करा, टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी निकाल दी। अपना क्वेश्चन नंबर 18 फ्रीज्ड, क्वेश्चन नंबर 18 अपना पूरा डन है। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बता रखा है, पारिक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग होटल्स ऑफ 3 स्टार कैटेगरी। कंपनी का पीएनएल अकाउंट बता रखा है 152 लाख का प्रॉफिट है। तो देखो 152 लाख का मैंने प्रॉफिट उठा लिया। आगे मुझे क्या बोल रहा है लास्ट में जाके, ये लास्ट मुझे ये बोल रहा है कि भाई कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इंडिकेटिंग द रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम अज्यूमिंग दैट द कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर 35AD। कंपनी 35AD में जो है एलिजिबल नहीं है। इग्नोर द प्रोविजंस मैट, मैट के प्रोविजंस को भी अपने को इग्नोर करना है, 115 BAA के प्रोविजंस को इग्नोर करना है। मतलब नॉर्मल तरीके से अपन को जो है टोटल इनकम निकालनी है, नॉर्मल तरीके से बस, और टोटल इनकम ही निकालनी है। आ जाओ। सबसे पहला दे रखा है कि भाई पेमेंट ऑफ 25 साल इन 30 साल इन कैश आपने कर दिया 3 दिसंबर 2023 को, 10 दिसंबर 2023 को फॉर द परचेज ऑफ रॉ कॉर्न टू मिस्टर राजा एंड एग्रीकल्चरिस्ट। भाई एग्रीकल्चरिस्ट को कराया तो चल जाएगा, रूल 6DD में अलाउड है। लेकिन आपने क्या करा, मिस्टर खरीद को भी कर दिया स्पाइस ट्रेडर, तो ट्रेडर के लिए अलाउ नहीं करा जाएगा। ये जो 30,000 आपने कैश पेमेंट करा है 40A3 में क्या हो जाएगा, डिसला हो जाएगा। तो 30,000 अपन क्या करेंगे, देखो 30,000 अपने को जो है एड बैक करना पड़ेगा। ये रहा 30,000 अपन ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 80CCD। कितना कंट्रीब्यूशन करा है आपने, 3 लाख का कंट्रीब्यूशन करा है, कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12% ऑफ एग्रीगेट ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेबल टू द एम्प्लॉइज। तो आपको पता है कि भाई 80CCD में अप टू 10% तक क्या होता है, अप टू 10% तक बेसिकली आपका जो है खर्चा अलाउ करा जाता है। तो आपने ये कितना करा है, आपने जो है 12% करा है। ये 3 लाख क्या है, 12% के बराबर है। तो 3 लाख डिवाइड बाय अगर मैं करूँ 12% इंटू अगर मैं करूँ 10%, तो बेसिकली अलाउ होना चाहिए था 2.5 लाख का। 10% अलाउ होता है, 10% अलाउ होता है, आपने कर रखा है कितना, सॉरी हाँ 10% अलाउ होता है, अलाउ होना चाहिए था 2.5 लाख, और आपने कितना कर रखा है 3 लाख डेबिट कर रखा है। तो अपन क्या करेंगे 50,000 एड बैक कर देंगे। तो देखो 50,000 क्या हो गया, 50,000 मैंने एड बैक कर दिया, 50,000 मैंने कंट्रीब्यूशन एड बैक कर दिया। कैसे निकाला समझ में आ गया ना।
अपन करेंगे कि भाई देखो 3 लाख क्या है, 3 लाख बेसिकली 3 लाख 12% के बराबर है। इंटू मैं करूँगा कितना, इंटू 100% करूँगा तो मेरे को जो है पूरा निकल जाएगा। इसका मैं क्या करूँगा, बेसिकली 10% कर दूंगा। 3 लाख 12% के बराबर, तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 करा मैंने, 3 लाख डिवाइड बाय 12 करा। इंटू अगर डायरेक्टली करना चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 10 कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आंसर आएगा 2.5 लाख का। इसलिए आपको 10% कितना होगा, 2.5 लाख होगा। 10% कितना होगा, 2.5 लाख होगा। और आपने कर कितना रखा है, 3 लाख, तो अपन ने 50,000 क्या करा, एड बैक कर दिया। फिर देखो क्या बोल रखा है, पेमेंट ऑफ 6.5 लाख टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स। आपने क्या करा है, पेमेंट करा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स के लिए। अच्छा, सर्विसेज किसे ली थी आपने, जो है सर्विसेज ली थी बंसल ट्रांसपोर्ट से, एक फर्म है। आपने जो है टीडीएस नहीं काटा। अच्छा, फर्म ने ये बता रखा है कि भाई उसने 44 ए ही ऑप्ट कर रखा है, उसने डिक्लेरेशन फर्निश कर रखी है, तो सीधी सी बात है, फर्म ये बोली कि भाई पूरे साल में उसके पास 10 से ज़्यादा क्या नहीं थे, गुड्स कैरेज नहीं थे, प्लस उसने क्या करा है, पैन वैन भी फर्निश कर दिया है। 194 सी में आपको पता है कि भाई टीडीएस नहीं कटना चाहिए था, इसमें टीडीएस नहीं काटा हुआ इनने, और टीडीएस नहीं काटा तो बिल्कुल कोई डिसलाउंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 194 सी में अलाउड है। देयरफॉर जो 6.5 लाख का आपने पेमेंट कराए विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस अलाउड रहेगा अंडर 194 सी। तो बेसिकली कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देखो यार, कोई भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि उसने 44 ए ही ले रखा है, मतलब वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। किस बात की कि भाई उसके पास करंट ईयर में किसी भी टाइम पे 10 से ज़्यादा गुड्स कैरेज नहीं थे। नंबर 2, वो क्या कर रहा है, बिजनेस ऑफ हायरिंग हायरिंग बाइंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज में इंगेज है। नंबर 3, उसने पैन फर्निश कर दिया है। मुझे बता रखा है कि भाई प्रॉफिट हुआ है 12 लाख का ऑन द सेल ऑफ प्लॉट टू ए लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी। ए लिमिटेड अ डोमेस्टिक कंपनी को मैंने कोई प्रॉफिट प्लॉट बेचा है, 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है। सारे के सारे शेयर्स किसके पास है, कंपनी के पास ही है। तो सीधी सी बात है, ये जो 12 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, ये तो अपन क्या करेंगे, पीजी पे से लेस कर देंगे। और क्या कैप गेन्स में कुछ एडिशन होगा, कैप गेन्स में कोई एडिशन नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी को क्या करती है, कोई ऐसे ट्रांसफर करती है, तो उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता। देयरफॉर कंपनी ने क्या करा है, अपनी दूसरी सब्सिडी कंपनी को ए लिमिटेड को क्या करा है, ए लिमिटेड को बेसिकली अपना प्लॉट बेचा है, तो ये जो है ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कैप गेन्स देने की जरूरत नहीं है। ये 12 लाख का जो आपने पीजीबी में इंक्लूड कर रखा है, इसको तो अपन लेस कर देंगे। तो 12 लाख तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मैंने 12 लाख तो लेस कर दिया, 12 लाख लेस कर दिया। और जो मेरी कैबियंस की इनकम है वो आ जाएगी नील। देखो कैबियंस की इनकम वही नील, क्योंकि उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 2.5 लाख। 2.5 लाख का आपने कंट्रीब्यूशन कराया आईआईटी विद स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर द यूज ऑफ अमाउंट, मतलब बेसिकली सेक्शन 35 में आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन कराया, 100% अलाउ कर दिया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 10 लाख का, डेप्रिसिएशन 10 लाख का अपन एडबैक कर देंगे। 10 लाख का डेप्रिसिएशन देखो एडबैक हो जाएगा। 10 लाख का डेप्रिसिएशन कहाँ है, 10 लाख का डेप्रिसिएशन अपन ने एडबैक कर दिया, इन लोगों ने नेट अमाउंट डाल दिया इधर। ठीक है, तो चलो नीचे देखते हैं एक और चीज़ अपन। नीचे मुझे बता रखा है कि भाई डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है 15 लाख। 10 लाख ऐड करोगे, 15 लाख लेस करोगे, तो क्या कर दो, डायरेक्टली 5 लाख लेस कर दो। तो इन लोगों ने नेट एडजस्टमेंट कर दिया, 5 लाख डायरेक्टली लेस कर दिया। 5 लाख डायरेक्टली इन लोगों ने क्या करा, लेस करा। ठीक है, दोनों चीज़ हो सकती है, 10 लाख ऐड करो, 15 लाख लेस करो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्टली 5 लाख लेस कर दो। इन लोगों ने नेट ट्रीटमेंट दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, आपने जो है 1 लाख की फी पे करी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को टीडीएस डिडक्ट नहीं करा, तो 194 जे में आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, नहीं करा आपने, 30% खर्चा डिसलाउड, तो 30,000 का खर्चा क्या हो जाएगा, 30,000 का खर्चा आपको डिसलाउड कर दिया गया 194 जे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एक्सपेंसिस ऑफ 10 लाख ऑन फॉरेन ट्रेवल ऑफ टू डायरेक्टर्स फॉर अ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंपनी फॉर अ ब्रीवीर प्रोजेक्ट टू बी सेटअप। एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप जो है क्या करने गए, फॉरेन में ट्रिप करने गए, आपने जो है खर्चा वर्चा करा, नेगोशिएशन डिड नॉट सक्सीड एंड द प्रोजेक्ट वॉज अबेंडन। तो ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप क्या करने गए थे, न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करने गए थे, उस पर आपने जो है खर्चा कर रखा है। न्यू प्रोजेक्ट के लिए करने गए हो तो खर्चा डिसलाउ कर दिया जाता है, अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होता तो अलाउ कर देते हम। ये 10 लाख का खर्चा क्या करेंगे अपन, एडबैक कर देंगे। तो 10 लाख का खर्चा क्या हो जाएगा, एडलैक हो जाएगा। क्या बोला है, जहाँ पर एक्सपेंडिचर आपने करा है फॉर अ प्रोजेक्ट विच इज नॉट रिलेटेड टू द एक्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब न्यू प्रोजेक्ट के लिए करा है, और आपने प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया है विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू एसेट। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं, उसको डिसलाउ कर दिया जाता है। तो अपने 10 लाख का खर्चा क्या करा, एडबैक कर दिया। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, 10 lakh being additional compensation received from the state government pursuant to the interim order of court। क्या बता रहा है, interim order of court in respect of land acquired by the state government in previous year 21-22। 10 लाख का आपने को जो है कंपनसेशन मिला है, इंट्रीम ऑर्डर से मिला है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। 10 लाख पीजीपी इनकम तो नहीं बनेगी, पीजीपी से तो लेस कर दूंगा। क्या कैप गेन्स में टैक्सेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपना जो कंपनसेशन है, एडिशनल कंपनसेशन है, वो टैक्सेबल होता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल ऑर्डर। ठीक है, इंट्रीम ऑर्डर है, देखो कैप गेन्स में टैक्सेबल नहीं होगा। पीजीबीपी से मैं क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। तो अपन बिजनेस की इनकम निकालते समय अपन क्या करेंगे, 10 लाख को लेस कर देंगे। लेस आइटम में 10 लाख मैंने क्या करा, लेस करा, और मैंने कैपियंस की इनकम दिखाई नील, कैपियंस की इनकम वही नील। डन। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, फिर देखो क्या बता रखा है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी 5 लाख इन विच इट होल्ड्स 15% ऑफ द इक्विटी शेयर। तो ये क्या करेंगे अपन, पीजीएमबी से तो लेस कर देंगे, और आईएफओएस की इनकम ऐड हो जाएगी। तो 5 लाख मेरा पीजीएमबी से तो मैंने लेस करा, 5 लाख पीजीएमबी से लेस करा, और मैंने आईएफओएस की इनकम बना ली 5 लाख। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एज अ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक ने क्या करा, अनपेड इंटरेस्ट को 10 लाख को कन्वर्ट करा था पिछले साल इंटू अ न्यू लोन पेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। करंट में आपने जो है 2 लाख का इंस्टॉलमेंट पे करा है, तो 43B में आपने करंट में क्या करा है, इंस्टॉलमेंट पे करा है कन्वर्टेड लोन का। 2 लाख जो है मेरा करंट में खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो 2 लाख का एक्सपेंस जो है मुझे अलाउ कर दिया गया।
2 लाख का जो आपने एक्सपेंस पे करा है वो आपको जो है लेस कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो लेस आइटम में अपन ने 2 लाख लेस कर दिया। देन ये क्या रखा है, डिविडेंड ऑफ 7 लाख इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड ऑफ 7 लाख इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 25th ऑफ सितंबर 2024। सो बेसिकली 80 एम में जो है आपको 80 एम में चैप्टर 6 का इसका डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो 80 एम में आपको जो है 7 लाख का डिडक्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है। कितना रिसीव हुआ था, रिसीव हुआ था 5 लाख का, और डिस्ट्रीब्यूट कितना करा है आपने, डिस्ट्रीब्यूट करा है आपने 7 लाख का। तो विचवर इज लोअर जो है आपको अलाउ कर दिया जाएगा 80 एम में डिडक्शन। तो 5 लाख का जो है आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो 5 लाख का देखो 80 एम में आपको जो डिडक्शन मिल गया अंडर फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। और 80 एम में क्या बोलता है, जितना मिला और जितना रिसीव आपने रिसीव करा विचवर इज लोअर, विचवर इज लोअर का आप जो है आपको 80 एम में क्या मिल जाता है, 80 एम में डिडक्शन मिल जाता है। कंडीशन ये है कि भाई आपने क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है ऑन बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर 139 सबसेक्शन 1, इजी है। अच्छा लास्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, लास्ट पॉइंट मुझे बता रखा है, लास्ट पॉइंट मुझे ये दे रखा है कि भाई द कंपनी जो है, कंपनी को एक बिल मिला था करंट ईयर में 2 लाख का फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ वेजिटेबल्स फॉर द सप्लाई मेड इन मार्च 2024। कंपनी ने जो है बिल बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा, कंपनी ने जो है बिल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा। बिल इसने कब पे करा, बिल जो है अगले साल इसने पे करा और अगले साल रिकॉर्ड करा। तो करंट ईयर का बिल है, करंट ईयर में जो है आपको परचेज दिखाने चाहिए थे। 2 लाख के अपने परचेज नहीं दिखा रहे, तो क्या करेंगे अपन, 2 लाख का परचेज दिखाएंगे, 2 लाख लेस करेंगे। 2 लाख अपन परचेज दिखाएंगे, 2 लाख लेस करेंगे। आपने बुक्स में रिकॉर्डिंग एंट्री पास नहीं करी, तो देखो मैंने 2 लाख क्या करा, लेस करा। अपने सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए। सारे एडजस्टमेंट अगर आप क्या करोगे, टोटल करोगे, तो आपको जो है बेसिकली पीजीपी इनकम निकल के आएगी 1,27,10,000 की। उसमें अपन ने क्या करा, उसमें अपन ने आईएफओएस की इनकम ऐड करी, तो मेरी जीटीआई निकल के आ गई। जीटीआई में मैंने क्या करा, एटीएम का डिडक्शन दिया, तो मेरी जो है टोटल इनकम निकल के आ गई 1,27,10,000। वेरी इजी। तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी पूरा डन है, ये वाला क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। ऑल राइट। तो अपना क्वेश्चन नंबर 19 डन है, क्वेश्चन नंबर 19 डन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं अपन।